फटाफट फटाफट। यस, लास्ट टाइम तक का रिवाइज किया? हाँ, एग्जाम खत्म हो गई? 2 दिन अभी और है। अच्छा, वो वाला एग्जाम और हो गया। जो भी चल रहा है ईकेटी वाले, कब तक रहेगा अभी एग्जाम? 4 से है। हाँ तो ठीक है, मतलब अब तो ये पढ़ाई हो रही थोड़ी बहुत वापस। ठीक है, आधा हुआ, कराया कितना था मैंने? ठीक है, चलो। तो लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था हमने, लास्ट टॉपिक क्या था हमारा? ग्लोबलाइजेशन था। ठीक है, तो देखो ग्लोबलाइजेशन, उससे जुड़े हुए एस्पेक्ट्स, इवन वो पार्ट रहेंगे अगले 2 टॉपिक्स का भी। ठीक है, तो एक टॉपिक जो अपना है एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ क्वेश्चन तो वही क्रिएट होता है कि भाई पढ़ रहे हैं हम पॉलिटी और टॉपिक कौन सा आ रहा है? एनवायरमेंट का और नेचुरल रिसोर्सेज का। रिमेंबर, ह्यूमन बीइंग ने इनको भी नहीं छोड़ा है, राइट? तो एट जियोपॉलिटिकल लेवल यू कैन से नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, और अब सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो वेनेजुएला का ही तो है कि भाई जो कैप्चर किया वहां के प्रेसिडेंट को, वन ऑफ द रीजन इज व्हाट? उनका ऑयल रिजर्व। किसका? वेनेजुएला का। ठीक है, ब्राजील, राइट? ब्राजील एंड अदर वो कंट्रीज जहां पे कौन सा रेन फॉरेस्ट है? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, जिसको पूरा वर्ल्ड का लंग बोला जाता है। ठीक है, इमेजिन करो इस अमेजॉन को भी कट किया जा रहा है। क्यों? बिकॉज कंट्रीज को पैसा चाहिए। दिक्कत ये हो रही है कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा भी है, राइट? लेकिन उस कंट्री को कुछ पैसे मिल रहे हैं क्या इसके बदले में? नहीं। ध्यान रखना, ऐसे जो फॉरेस्ट होते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं रेन फॉरेस्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं उनको हम? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट में का कोई इकोनॉमिकल यूसेज जल्दी नहीं मिलता। क्यों पता है? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये मान लो भाई, अगर हमें सैंडलवुड चाहिए, क्या चाहिए? सैंडलवुड। ठीक है, अब होगा क्या भाई, एज अ ऑर्डर करने के लिए जब आप ऑर्डर देने जाओगे, वुड यू ऑर्डर 1 और 2 ट्रीज? नहीं, आपको बल्क में चाहिए थाउजेंड्स। लेकिन इन रेन फॉरेस्ट में ऐसा होता है ना, एक ट्री सैंडलवुड का, एक ट्री किसी और स्पीसीज का। तो ट्री बहुत सारे हैं लेकिन उसका इकोनॉमिक यूसेज नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज भाई, ये एरियाज वैसे जो इतने डेंस होते हैं जहां पे रोड नेटवर्क और रेल नेटवर्क भी स्टैब्लिश करना मुश्किल होता है। ठीक है, और इतनी बारिश है, इतना ज्यादा और रिवर वाटर में फ्लोज है, ठीक है, कि जो सॉइल की सबसे ऊपर की टॉप लेयर जो होती है ना, जो फर्टाइल होती है एक्चुअल में, वो फ्लो हो जाती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये कंट्री अब ये कर रही है कि अमेजॉन के रेन फॉरेस्ट कट करके उन प्लेसेस पे पाम कल्टीवेशन कर रही है। पाम ऑयल सुना होगा, राइट? तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का सीधा लिंकेज है विद द एनवायरमेंट। ठीक है भाई, गवर्नमेंट्स प्रॉमिस करती हैं लोगों से भाई आपके जो फार्म्स हैं उन्हें पानी मिलेंगे। अब उस पानी दिलाने के लिए व्हाट दे डू? दे कंस्ट्रक्ट अ डैम। ठीक है, और उस डैम से सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट किस पे आता है? ऑन फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट प्लस वो लोग जिनकी डिपेंडेंस फॉरेस्ट के ऊपर है, ट्राइबल्स। ठीक है, एग्जांपल एक और देख लो अपना जो बन रहा है, कोस्टल रोड। ठीक है, अपना फ्रॉम मुंबई टू विरार, अर्लियर इट वाज टिल वर्सोवा ओनली, अब वो टिल विरार तक है। ठीक है, देन करेंटली ऑनगोइंग चल रहा है जो प्रोजेक्ट कि बोरीवली एंड गोरेगांव टू थाने या मुलुंड वाया अंडर ग्राउंड टनल के थ्रू, कहां से? नेशनल पार्क से होते हुए। लेकिन अल्टीमेटली इन सब में हार्म किसका हो रहा है? एनवायरमेंट। ठीक है, तो इकोनॉमी, पॉलिटी, ठीक है, एनवायरमेंट, सोसाइटी, ये सारे टॉपिक्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं हमेशा। ठीक है, सेम गोज, और वही चीज देखेंगे हम यहां पे इस चैप्टर के अंदर भी। ठीक है, कि कौन कौन से वो की एस्पेक्ट्स हैं। नाउ सी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आज हम नोट डाउन कर रहे हैं वो है ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज। देखो पहले ऐसा रहा है कि हर एक कंट्री के अंदर वहां के लोकल एनवायरमेंटल कॉजेस के लिए आवाज उठी है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं 1960s के बाद पूरे वर्ल्ड ने ये रियलाइज किया कि ये एनवायरमेंटल इशू अगर एक कंट्री में है, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या है? वर्ल्ड वाइड, राइट? इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्लोबल वार्मिंग। जो टर्म पहली बार आया तब समझ में आया कि कार्बन एमिट कहीं से भी हो, राइट, लेकिन एटमॉस्फेयर तो पूरा वार्म होने वाला है ना।
तो इंपैक्ट भी कैसा होगा उसका, ग्लोबल, राइट। तो ये 1960s के बाद ही ये समझ में आना स्टार्ट हो गया कि ये जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, दे आर नॉट जस्ट लोकल, दे आर व्हाट, ग्लोबल इन नेचर, ठीक है। और इसके की कॉजेस क्या क्या निकले, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म कौन सा है यहां पे, कंज्यूमरिज्म, ठीक है। देखो कंज्यूमरिज्म एक ऐसा, ठीक है, कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर यू कैन सी आर्टिफिशियल नीड क्रिएट कराई जाती है। कौन सी नीड, आर्टिफिशियल, ठीक है। मींस व्हाट, कि भाई उस चीज के बिना भी आपका काम चल सकता है, बट स्टिल थ्रू एडवर्टीजमेंट्स आपको एहसास दिलाया गया कि नहीं खरीदो, अदरवाइज योर लाइफ इज व्हाट, ठीक है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोवेव ओवन, भाई माइक्रोवेव्स हम सबके किसी घर में रेगुलरली होता है यूज, नहीं, फिर भी खरीद रखा है हम लोगों ने, राइट। ये एग्जाम्पल है उसका, राइट। अब देखो जितना ज्यादा किसी भी चीज का बढ़ता है क्या डिमांड, उसका उतना ही हाई क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, ठीक है। और उस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, ठीक है, चाहे फिर उसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है या फिर उसके लिए जो क्या रिक्वायर्ड है, रॉ मटेरियल, उसको एक्वायर करना, उसको प्रोसेस करना, तो इन सब में अल्टीमेटली एमिट क्या होता है एनवायरमेंट के अंदर, कार्बन, ठीक है। तो इन सारे कारणों से एक समझ में आ गया, ठीक है, कि भाई हमें कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप देना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज एक जो फिनोमिना है बढ़ रहा है वो कौन सा है, ग्लोबल वार्मिंग। ध्यान रखना, नेचुरली भी ग्लोबल वार्मिंग होता है बिकॉज अर्थ ऑल्टरनेट साइकिल्स में होता है हमेशा, राइट। नेचुरली भी अर्थ क्या होता है, इट गोज टूवर्ड्स आइस एज, ठीक है। नेचुरली अर्थ गोज टूवर्ड्स वार्मिंग एज वेल, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि भाई जो वार्मिंग 1000 साल में होनी चाहिए थी, ड्यू टू ह्यूमन फैक्टर्स वो 100 साल में हो रहा है। समझ में आया, मतलब अर्थ को नेचुरली गर्म होना था कितना, लेट से अभी के जो चल रहा है टेम्परेचर उससे 2 से 3 डिग्री ज्यादा, कब तक, 1000 साल के अंदर बढ़ना था, हमने 100 साल के अंदर बढ़वा दिया, ठीक है। ये मेन एक कंसर्निंग फैक्टर आता है जब भी हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और उसमें भी एक और कंसर्न ये है कि एक तो हम जो यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज को, उससे तो ये फैल रहा है, दूसरा कि इससे रिसोर्सेज भी क्या हो रहे हैं, डिप्लीट, क्या हो रहे हैं, डिप्लीट। पता है इसीलिए एक टर्म आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सुना होगा नाम, दिख रहा है यहां पे लिखा भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अक्षय? नहीं, बस गुड, मतलब ठीक है, आइडिया अच्छा था, नहीं पता सर डेवलपमेंट हो रहा है ना, क्या मतलब है, सस्टेनेबल कैसा है, वाह, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिंपली मींस हमें जो अपनी नीड्स हैं हम यूज करें, लेकिन वी शुड यूज इन सच अ मैनर कि ये रिसोर्सेस आने वाली जनरेशंस के लिए भी अवेलेबल हो। अब समझ में आया डिफरेंस, ठीक है भाई। लेट से अगर हम क्रूड ऑयल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्रूड ऑयल का यूसेज इन शुड लाइक होना चाहिए इस तरीके से कि आप भी यूज करो और जो हमारी आने वाली क्या है जनरेशंस, उनके लिए भी क्रूड ऑयल बचा रहे। इसलिए ये टर्म कॉइन हुआ था, दैट वाज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द ईयर 1987, ठीक है। एक रिपोर्ट आई थी ब्रंटलैंड रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, और उसके अंदर ये टर्म यूज किया गया। तो सी जैसे ही वी ऑल रियलाइज्ड कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अलग अलग टर्म्स कॉइन है और उनके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट किया हम लोगों ने, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट कि आखिरकार इस ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट क्या है और किस पे है, भाई सबसे मेन चीज क्या हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, ठीक है। दिक्कत इससे होने क्या वाला है, राइज क्या होगा, सी लेवल्स,
और जितने भी आइलैंड नेशंस हैं, ठीक है, उन आइलैंड नेशंस का जो एग्जिस्टेंस है वही किस में आ चुका है नाउ इनटू थ्रेट, ठीक है। बिकॉज इफ यू सी दोज मैप, ठीक है भाई, मैप के अंदर पूरे वर्ल्ड के जो भी ओशंस का नेटवर्क है, एक साइड पे क्या है अंटार्कटिका, नॉर्थ साइड पे क्या मिलेगा आपको आर्कटिक, और अल्टीमेटली ये जो आइस शीट्स जब मेल्ट होंगी इसका पानी कहां ऐड ऑन होगा, ओशंस के अंदर, ठीक है। और जब ये ओशंस का लेवल बढ़ेगा तो प्रॉब्लम उन कंट्रीज को होगी जो चारों साइड से क्या है सराउंडेड, किससे, बाय सी और ओशन, ठीक है। या जो लो लाइन कंट्रीज हैं लाइक योर मालदीव्स एंड बांग्लादेश। लेकिन वही बात है ना, क्या इस सारे कार्बन एमिशन के लिए ये दो रिस्पॉन्सिबल हैं क्या, नहीं, लेकिन इंपैक्ट किसके ऊपर आ रहा है, मालदीव्स और बांग्लादेश के ऊपर। दैट्स व्हाई कि अब इश्यूज को हमने कौन सा पर्सपेक्टिव दिया, ग्लोबल, राइट, कि भले कार्बन एमिट कहीं भी हो रहा हो इसका इंपैक्ट होगा ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और उसका ये रहा एक एग्जांपल, इवन फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, हीट वेव्स इन इंडिया जो बढ़ना, ठीक है, लाइक इन द एरियाज ऑफ दिल्ली, राजस्थान, लाइक एक टर्म सुना होगा लू, ये नॉर्मली इन अ नॉर्थ इंडिया फ्लो होता है ड्यूरिंग द समर टाइम, राइट। तो ये सारी चीजों का इंक्रीज होना, इवन इफ यू सी टेम्परेचर एक्सट्रीमिटीज, गर्मी बहुत ज्यादा, बारिश बहुत ज्यादा, और ठंड भी क्या बहुत ज्यादा, ठीक है। ये सब का सब इंपैक्ट है किसका, ग्लोबल वार्मिंग से जो हो रहा है क्लाइमेट चेंज, राइट। तो नंबर वन हमने ये समझा कि अब ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज का राइज हुआ, ठीक है। उस इशू में एक और इशू कौन सा है, ओजोन डिप्लीशन। नो, व्हाट इज ओजोन, एनीवन, ये ओजोन है क्या और है कहां पे, हाँ, उसमें से यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये है कहां, ओजोन कहां मिलता है, एटमॉस्फेयर के ऊपर, कि एटमॉस्फेयर में, कहां पे, एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी लेयर में, नहीं इतना भी ऊपर नहीं आना था भाई साहब, सही है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है भाई। जब भी हम जाते हैं ऊपर, फर्स्ट कौन सा लेयर है अर्थ के साथ, ट्रोपोस्फियर, उसके बाद कौन सा लेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फियर। नाउ उसी स्ट्रेटोस्फियर में जो कौन सी लेयर है, ओजोन, ठीक है, विच एक्चुअली प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द यूवी रेज ऑफ द सन। एक टाइम ये मालूम पड़ा वो भी क्या हो रही थी, डिप्लीट, ठीक है, कि मतलब ओजोन होल नाम का एक फिनोमिना नजर में आया था, कौन सा, ओजोन होल, ठीक है, जहां पे इसकी थिकनेस बहुत ही क्या होती जा रही थी, कम। और मेन कारण क्या था उसका, लाइक जो एयर कंडीशंस वगैरह में हम यूज करते थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, ये बने उसके मेन रीजन, ठीक है। और देखो ये एक ऐसा प्रॉब्लम रहा जहां पे दो प्रॉब्लम वाज ग्लोबल, लेकिन साथ साथ जो क्या निकला उसका सोल्यूशन, वो भी क्या रहा, ग्लोबल। कौन सा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब स्टैब्लिश हुआ, 1987 में, और वर्ल्ड का द ओनली सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड प्रोटोकॉल टिल नाउ। समझ में आया, मतलब ये मान लो हमने उस पूरे प्रोसेस को ही उल्टा कर दिया कि ओजोन की जो लेयर डिप्लीट हुई थी वो वापस से रिप्लेनिश हो गई, राइट। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है। अभी मॉन्ट्रियल प्लेस है कहां पे, एनीवन, कनाडा, ठीक है। तो वहां पे ट्रीटी साइन हुई और उसका ही नतीजा था कि भाई हमने किसको कर दिया, एलिमिनेट, CFCs को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो एक तो इशू बात हुई लाइक आपका ग्लोबल पोल्यूशन के बारे में, ठीक है, सॉरी टेम्परेचर राइज के बारे में। सेकंड क्या था, रिगार्डिंग टू योर ओजोन डिप्लीशन। थर्ड किसके रिगार्डिंग है, डिफॉरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। रिमेंबर जब भी हम इसकी बात करेंगे, डिफॉरेस्टेशन, सी नाउ जब भी हम ये समझते हैं, राइट, कि ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है, राइट, देखो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में वन ऑफ द मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो रेन फॉरेस्ट पूरा करते हैं, लाइक अमेज़न, ठीक है। तो ये रेन फॉरेस्ट अक्रॉस दी वर्ल्ड है, ठीक है, इंडिया के अंदर ही मिलेंगे आपको। तो रेन फॉरेस्ट हो गए, राइट, या फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गए। अब प्रॉब्लम यह है
कि हमारे यहां पे जब भी हम ट्रीज को कट करते हैं, ट्रीज को कट करने के दो नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं। एनीवन? दो नेगेटिव इंपैक्ट क्या क्या होंगे ट्रीज कट होने से? एक तो पता है कि भाई क्या कम हो जाएगा, ऑक्सीजन। एक और नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा? क्यों होगा बताओ, और कैसे होगा, चलो बताओ। ट्री का और वेदर में चेंज का क्या कनेक्शन है? रिमेंबर, ट्रीज जनरली एक्ट एज कार्बन सिंक, एज अ कार्बन सिंक। भाई सारी ट्रीज क्या करती हैं, कार्बन को सिक्विस्ट्रेट करती हैं अपने अंदर। जब वही ट्रीज को आप कट करोगे तो जो भी कार्बन अब तक सिक्विस्ट्रेट हुआ था वो वापस कहां लौट जाएगा, इनटू एटमॉस्फेयर। ये है दो नेगेटिव इंपैक्ट, राइट। तो जब भी कॉज आता है या प्रॉब्लम आती है किसकी, डिफॉरेस्टेशन की, ठीक है, लाइक योर अमेजोन एंड अदर काइंड ऑफ, जिनको हम क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ, ये क्या हो रहे हैं, श्रिंकिंग। अब ये श्रिंक हो क्यों रहे हैं? बिकॉज कंट्रीज की गवर्नमेंट कहां कर रही है टारगेट, टुवर्ड्स मनी, टुवर्ड्स व्हाट, मनी, राइट। बेसिकली हो क्या रहा है कि इन फॉरेस्ट को क्लियर करने के बाद वहां पे ऐसी क्रॉप्स कल्टीवेट की जा रही है जिससे क्या बनता है, बायोफ्यूल्स, लाइक कॉर्न, सोयाबीन, ठीक है। ये सभी कंट्रीज ग्रो कर रही हैं। इवन इंडोनेशिया किस पे कर रहा है फोकस, पाम ऑयल के ऊपर, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों ही चीज, एक तो ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज होगा और किसका अमाउंट इंक्रीज होगा, कार्बन का। एक तो ये हो गई प्रॉब्लम इससे एसोसिएटेड। अब लोग बोलते क्या है कि कोई बात नहीं, अगर यहां से आपने ट्रीज कट किया है, ठीक है, व्हाट यू शुड डू, आपको करना चाहिए कहीं और पे एफॉरेस्टेशन या ट्री प्लांटिंग, सुना होगा, इसको बोलते हैं कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। क्या बोलेंगे सम, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मींस व्हाट, कि अगर आपने लेट से मुंबई से जो अपना बोरीवली है नेशनल पार्क है, वहां से अगर वहां से ट्री काटे हैं, ठीक है, तो वहां से ट्री कट करने के बाद यू शुड गो एंड प्लांट अ न्यू ट्रीज किधर, इन महाबलेश्वर, ठीक है। क्या होगा वो आपका कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, कि यहां 5 ट्री काटा तो वहां 10 ट्री वापस से प्लांट कर दिया। तुमने तो अच्छी बात है ना, यहां से 5 कट किया और वहां कितना प्लांट कर दिया, 10। रिमेंबर, जब भी हम ट्री की बात करते हैं, जब भी ट्री का लॉस होता है, इट इज नॉट जस्ट अ लॉस ऑफ ट्री, इट इज ऑल्सो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। भाई एक ट्री के ऊपर बहुत सारे अदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो डिपेंड करते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ठीक है। तो होता क्या है कि भले हम कंपनसेटरी कर दे यहां पे एफॉरेस्टेशन, लेकिन क्या उस बायोडाइवर्सिटी के लॉस को फुलफिल कभी कर पाएंगे, नहीं, ठीक है। तो ये कंसर्न है। तो भले अप्रोच है कौन सा, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का, राइट, बट दिक्कत ये है कि इट कैन नॉट फुलफिल द लॉस, किसका, द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये कंपनसेट कभी नहीं कर पाएगा उसको। ठीक है, एंड बताओ बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने से हमें कुछ नुकसान है क्या एज अ ह्यूमन बीइंग, है या नहीं, नहीं है क्या, क्या हो सकता है बताओ, और क्यों? चलो हमने माना कि फ्लावर्स ही नहीं रहेंगे तो हनी बीज भी नहीं बचेंगे, सर हमको हनी नहीं मिलेगा, इज इट, नहीं। और क्या हो सकता है इसका? रिमेंबर, ये सारे जो आपके ऑर्गेनिजम्स है ना, ठीक है, वो एनवायरमेंट के अंदर कोई ना कोई अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल है पॉलिनेशन का। कौन सा? पॉलिनेशन, ठीक है। तो अगर वो पॉलिनेशन ही नहीं होगा तो भाई फर्दर जो आपका, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी और कम होगी, और हमें जो इकोसिस्टम की सर्विसेज मिलती हैं, ठीक है, वो भी क्या हो जाएंगी, रिड्यूस, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट नहीं बचाना है, फॉरेस्ट के साथ साथ क्या बचाना है उसका,
बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब भी हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट सेंसस होता है उसमें हमारा ट्री कवर बढ़ते जा रहा है। क्या बढ़ रहा है? ट्री कवर, मतलब ट्रीज का नंबर बढ़ रहा है, नो डाउट। बट प्रॉब्लम ये है, क्या ये ट्रीज के साथ साथ ये भी इंक्रीज हो रहा है क्या? नहीं। वो ट्रीज का नंबर क्यों बढ़ रहा है? ड्यू टू कंपनसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन, कि आपने ओरिजिनल साइट से फॉरेस्ट कट करके कहीं और सिर्फ क्या किया? ट्री प्लांटेशन, राइट? तो वहां क्या डेवलप नहीं हो पाएगा? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये एक चीज याद रहे, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कि भाई इंडिया में क्या इंक्रीज हुआ है? ट्री कवर। ठीक है, अब वो एग्जाम में ये पूछ लेंगे कि क्या इस ट्री कवर के बढ़ने के साथ साथ इंडिया में क्या इंक्रीज हुआ है? बायो तो नहीं। ठीक है, तो ट्री कवर इंक्रीज्ड बट नॉट दी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और ट्री कवर भी क्यों बढ़ा है? बिकॉज ऑफ दिस कंपनसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन। ठीक है, कि जो भी इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए जहां से भी हमने ट्रीज कट किया, क्लियर किया, उसे कहीं और जाके प्लांट करना इज मैंडेटरी। ठीक है, इसी कारण से वो हो भी पाया। तो ये था सेकंड इंपॉर्टेंट, थर्ड इंपॉर्टेंट इश्यूज। ठीक है, एंड देन द मोस्ट डेंजरस वन, दैट इज योर पोल्यूशन। ठीक है, नाउ पोल्यूशन में जब भी हम बात करें तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग, एयर, वाटर एंड सॉइल, सबका सब क्या है आज के टाइम पे? पोल्यूटेड। ठीक है, और इन पोल्यूशंस का अगर हम देखें, ठीक है, मेन जो अगर हम बात करें रीजन, लेट्स से एयर पोल्यूशन, याद है दिल्ली में सुना होगा बहुत स्मॉग होता है। इट इज नॉट फॉग, इट इज व्हाट? स्मॉग। स्मोक और फॉग का मिक्सचर, स्मोक और फॉग का मिक्सचर है ये स्मॉग, राइट? नाउ सवाल ये बनता है कि सर हमें क्या इससे, और हम इसे पॉलिटी के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं? ध्यान रखना, ये जो भी चीजें हो रही हैं अल्टीमेटली दे ऑल आर अफेक्टेड बाय व्हाट? गवर्नमेंट्स पॉलिसी। ठीक है भाई, एज स्टबल बर्निंग सुना है तुम लोगों ने? क्या होता है? साइलेंट करो फोन को। हाँ भाई अक्षय, क्या है स्टबल बर्निंग? राइट, जो लेफ्ट ओवर जो पार्ट बचता है किसी भी क्रॉप का, नॉर्मली व्हाट फार्मर्स डू, भाई जानते हैं। अब वो जो लेफ्ट वाला पार्ट बचा हुआ है आखिरी वाला, अगर उसको निकालने जाएंगे वहां क्या लगेंगे? लेबर। और उस स्टबल कोई पर्पस को यूसेज है क्या? नहीं। तो दे अडॉप्ट सिंपल मेथड, कौन सा? इजी वाला, बर्न करने वाला। ठीक है, अब उसका इंपैक्ट कहां पे आता है? ऑन दिल्ली, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर, बिकॉज ड्यूरिंग विंटर एक तो ऑलरेडी वहां पे क्या बनता है? हाई प्रेशर। क्या बनता है? हाई प्रेशर। सुना होगा ना, वार्म एयर जहां पर होती है वहां क्या बनता है? लो प्रेशर। और जहां पे कोल्ड एयर होती है इट इज ऑलवेज व्हाट? हाई प्रेशर। ठीक है, तो ये स्टबल बर्निंग प्लस व्हाट? दिल्ली में बनने वाला हाई प्रेशर, इट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉग। ठीक है, इवन व्हीकल्स, भाई अब तो भले हम जा रहे हैं, याद है पहले हमारे यहाँ पे व्हीकल्स होती थी कौन सी? BS4, अब कौन सी है? BS6, राइट? इवन E20 नॉर्म्स। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहा हूं? नहीं तो बोलो समझ में नहीं आ रहा है, राइट? नाउ सी, BS नॉर्म्स क्या होते हैं? बेसिकली ऐसा होता है कि इंजन्स की जो होती है एफिशिएंसी, व्हाट गवर्नमेंट से, कि भाई हर कंपनी को, जो भी कंपनीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, दे हैव टू मेक सच काइंड ऑफ इंजन्स जो कम फ्यूल कंज्यूम करे और कम पोल्यूशन एमिट करे। कम पोल्यूशन एमिट करे तो वो क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं ना? तो वही होता है भारत स्टेज, BS, भारत स्टेज। ठीक है, तो BS1 था, BS2, BS3, BS4, तो ये प्रोग्रेसिव होते जाता है। जितना भी इस नंबर में आगे बढ़ोगे उतने ज्यादा जो इंजन क्या बनेंगे? फ्यूल एफिशिएंट एंड लेस पोल्यूटेंट। ठीक है, तो भाई इंडिया ने शिफ्ट किया, हमने शिफ्ट किया ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे BS4 टू BS6। हमने BS5 स्किप कर दिया, हमने कहा नाउ लेट्स गो फॉर समथिंग हायर, राइट? और फिर एक जो रिसेंट मोस्ट चीज कौन सी हुई है? एथेनॉल ब्लेंडिंग, सुना होगा। ठीक है, कि पेट्रोल के अंदर 20% क्या होना चाहिए? ब्लेंड।
एथेनॉल, ताकि पोल्यूशन कम हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट की यही वो सारी पॉलिसीज हैं भाई, जिस कारण से इवन क्या इफेक्ट होता है, पोल्यूशन भी। ठीक है, तो ये है लिंकेज हमारी पॉलिसीज का विद द एनवायरमेंट। ठीक है, साथ साथ में अगर गवर्नमेंट उन स्टबल्स को बर्न करने को कर दे, अगर क्या क्रिमिनलाइज, मतलब जो भी स्टबल बर्निंग करते हुए पाया गया वो जेल जाएगा। तो पॉसिबली क्या करे फार्मर्स, कम भी कर सकते हैं उस चीज को, या फिर अगर गवर्नमेंट उनसे स्टबल बाय कर ले। यस, स्टबल्स बाय होते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, टू प्रोड्यूस व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो गवर्नमेंट की ही पॉलिसीज हैं जो इस चीज को स्टॉप कर सकती हैं। ठीक है, सेकेंड इशू कौन सा हो गया आपका, वाटर पोल्यूशन। ठीक है, अब भाई वाटर पोल्यूशन वहां जहां पे लाइक रिवर्स आर कंसीडर्ड व्हाट, गॉडेसेस। ठीक है, वहां रिवर्स का बुरा हाल है, एंड इफ यू गो टू यूरोपियन कंट्रीज वहां ठीक ठाक हाल है। अब इसमें मेन कंसर्न क्या है, लाइक गंगा रिवर, इट इज पोल्यूटेड बाय व्हाट, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज। इट इज नॉट नेचुरली, नहीं हो रहा है ये चीज। ठीक है, लाइक एक पैरामीटर होता है एफसीसी करके। ठीक है, इस एफसीसी के अकॉर्डिंग अगर किसी पानी को पीना है आपको, ठीक है, तो वो किसी पानी कितना होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 100, और उसमें स्विम करने के लिए इट शुड बी हाउ मच, मैक्स टू मैक्स 500। गंगा रिवर का एफसीसी 82,000 है। राइट, ये कंडीशन है। लेकिन वही बात है भाई, जो गंगा निकलती हिमालय से एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में, इवन इफ यू सी दैट ना ब्लूइश एंड ग्रीनिश वाटर, राइट, टिल हरिद्वार अच्छे से आती गंगा। तो उसके बाद एग्जैक्टली होता क्या है, वी ऑल नो भाई, सारे के सारा जो पोल्यूशन कहां डंप हो रहा है, इन द रिवर्स। राइट, अब इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सीधी सी बात है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, सुना होगा, कि उन वेस्ट वाटर को ट्रीट करके फिर कहां रिलीज करना, इन द रिवर्स। ठीक है, या फिर वो यूनिट्स जो इंडस्ट्रियल वेस्ट कहां डंप कर रही हैं, रिवर के अंदर। ठीक है भाई, उनके लिए कोई ना कोई पनिशमेंट ना करना, प्रोविजन। तो इसी कारण से भी ऑलवेज से कि इवन अगर एनवायरमेंट को भी इंप्रूव करना है, गवर्नमेंट की पॉलिसी मैटर्स। ठीक है, अब लेट से इंडिया में गंगा रिवर के ऊपर जो पॉलिसी है वो कब चली आ रही है, 1985, और तब से लेकर आज तक हमने इतना रुपया स्पेंड भी कर दिया है, 8,000 करोड़ रुपीस। कुछ हुआ नहीं। ठीक है, बिकॉज प्रॉब्लम यह है, बस नाम चेंज हुए स्कीम्स के। फॉर एग्जांपल जब ये लॉन्च हुआ था तो नाम था नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, अब नाम क्या हो गया है, नमामि गंगे मिशन। ठीक है, बट प्रॉब्लम यह है कि भाई इंस्टीड ऑफ ओनली फोकसिंग ऑन रिवर्स, वी ऑल्सो नीड टू फोकस कहां पे, उनके ट्रिब्यूटरीज के ऊपर भी ना। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, क्लीन गंगा के मेन स्ट्रीम को, लेकिन यमुना उसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है जो खुद क्या है, पोल्यूटेड। तो जब तक यमुना क्लीन नहीं होगी, गंगा की क्लीनलीनेस हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पे, राइट। तो ये वो चीजें हैं, दैट्स व्हाई आई सेड पॉलिसी मैटर्स। समझ में आया? ठीक है, और सी भाई, अगर हम जब भी पढ़ते हैं पॉलिटी में, वी नो आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। ठीक है भाई, उस राइट टू लाइफ में आपको क्या है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी चाहिए, ठीक है, ब्रीथेबल एयर भी चाहिए आपको। तो कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, इट इज क्लियर कट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। समझ में आया? ठीक है, एंड देन वी ऑल्सो हैव वन मोर थिंग, कौन सा, सॉइल पोल्यूशन। ठीक है भाई, ये जो सॉइल पोल्यूशन है, ये मान लो इंडिया में इसके लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल थी वो क्या थी, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, हालांकि आई थी अच्छे इंटेंशन से, राइट, लेकिन हमने जो काम किया उसके साथ वो चीज गलत निकली, राइट, बाय यूजिंग व्हाट, एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स। ठीक है, अब फार्मर्स इतना यूज क्यों कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स, बिकॉज भाई उनको इन पे क्या मिलती है, सब्सिडीज। मतलब ये अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी ही चेंज कर दे
तो फार्मर्स का भी यूज कम होगा, किसका? पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर्स का, राइट? तो एवरीथिंग इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड विथ व्हाट? पॉलिसीज, ठीक है? इवन राइट नाउ जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बन रही है घाना और चाइना में, एक नया इशू आ रहा है, कौन सा? ई वेस्ट, ठीक है? लाइक हम सब बात कर रहे हैं, लेट्स गो फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी, ठीक है? लेकिन इस ईवी के सेकेंड एस्पेक्ट को हम में से कोई भी नहीं देख रहा है, और वो कौन है आपकी? कोई बैटरीज का लाइफ टाइम चलती है क्या? नहीं, राइट? बैटरीज का टेन्योर होता है 2 से 3 साल। नाउ 2 से 3 साल बाद जब वो बैटरीज जाएंगी कहां पे? डंपिंग यार्ड्स में, ठीक है? और उनमें से जो हार्मफुल एलिमेंट्स रिलीज होंगे इन द एनवायरमेंट, उसका क्या? राइट? सो द बिगेस्ट क्वेश्चन इज दैट ओनली। डेफिनेटली इंडिया एंड अदर कंट्रीज बाय मोबाइल फोन कंजम्पशन हो, लैपटॉप कंजम्पशन हो, या फिर जो राइट नाउ किसकी बात कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, सबकी बात हो रही है, बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट ओवरऑल कि जो उससे क्या जनरेट होगा? ई वेस्ट, उसका निपटारा कैसे करना है, ठीक है? सो अगेन दिस ऑल्सो लिंक्स विद द गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है? नाउ हाउ इट इज लिंक्ड विद द पॉलिसी? भाई अगर गवर्नमेंट क्या प्रमोट करे? रिसाइकलिंग। क्या प्रमोट करे? अगर रिसाइकलिंग, तो कहीं ना कहीं जो भी चीजें डायरेक्टली वेस्ट में जाने वाली थी उनमें से एक सब्सटैंशियल अमाउंट क्या होगा? वापस आएगा इनटू यूसेज, ठीक है? और हम किससे बच सकते हैं फिर? फ्रॉम द इशू ऑफ ई वेस्ट। क्लियर हुआ? ठीक है? तो दिस इज हाउ कि ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, और उसके लिए पॉलिसी कैसे रिस्पॉन्सिबल है, और पॉलिसी क्या है उसका अल्टीमेट सोल्यूशन भी है, ठीक है? ये समझा। इवन कल एक जो डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ, सुना होगा, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है? उस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी वही बात बोली है, ठीक है, जो इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, कि जो भी रिसोर्सेस हैं जिसका मिसयूज हो रहा है या जिसके नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, व्हाई? बिकॉज एवरीथिंग इन इंडिया इज अनकंडीशनल। इज व्हाट? अनकंडीशनल। मतलब ये कि किसी एक फार्मर का फार्म जो सॉइल है ऑलरेडी खराब हो चुका है, बट स्टिल दैट फार्मर कैन अवेल सब्सिडाइज रेट पे क्या? पेस्टिसाइड्स। भाई गवर्नमेंट कल को मैंडेटरी बना देना ये चीज कि एक कार्ड जो है सॉइल हेल्थ कार्ड, सुना होगा, ठीक है, कि हर फार्मर को ये करना चाहिए कि अपनी सॉइल देनी पड़ती है गवर्नमेंट लेबोरेटरी के अंदर, और वो लेबोरेटरी बताता है कि इस सॉइल में क्या कंटेंट है और क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है? और वो कार्ड होता है वैलिड 3 साल के लिए। तो गवर्नमेंट कैन मेक इट मैंडेटरी कि जब भी कोई फार्मर क्या बाय करने जाए, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, दे हैव टू शो व्हाट? फर्स्ट, देयर सॉइल हेल्थ कार्ड, एंड एज पर दैट सॉइल हेल्थ कार्ड ओनली दे आर गोइंग टू गेट पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स। समझ में आया? तो ये इस बार के इकोनॉमिक सर्वे का मेन क्राइटेरिया है कि जो भी हम चीजें वेस्ट हो रही है, मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत कर रही है, बट उस स्पेंडिंग का पॉजिटिव ना क्या आ रहा है हमारे पास? आ रहा है नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। क्यों? बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी स्पेंडिंग इज व्हाट? अनकंडीशनल। इज व्हाट? अनकंडीशनल। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है? और ये इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी था। तो दैट इज हाउ वी कैन मेक इट कंडीशनल एंड वी कैन इंप्रूव दैट सिचुएशन। फिर एक और राइजिंग प्रॉब्लम कौन सी पूरे वर्ल्ड में? दैट इज योर डेजर्टिफिकेशन, ठीक है? वर्ल्ड में बोल लो, इवन इंडिया के अंदर भी है। अच्छा, इंडिया में ये प्रॉब्लम कहां पर होगी? कहां पर हो सकती है? नहीं, वो डेजर्ट ऑलरेडी है। ये डेजर्ट स्प्रेड कहां हो रहे हैं? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, दिल्ली, यहां थ्रेट बढ़ रहा है किसका? डेजर्टिफिकेशन का। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय डेजर्ट? ये जब भी डेजर्ट बोला तो माइंड में क्या आता है? राजस्थान, है ना? लद्दाख क्यों नहीं आता भाई? लद्दाख भी डेजर्ट ही तो है। यस, लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट एंड थार इज अ हॉट डेजर्ट, बस ये फर्क है, ठीक है? नाउ सी, डेजर्टिफिकेशन का जो प्रॉब्लम है, जब भी हम बात करते हैं कि जो भी आपके एग्जिस्टिंग डेजर्ट्स, ठीक है, जब इनका होता है एक्सपांशन, फॉर एग्जांपल इंडिया में कौन सा है?
राजस्थान के अंदर डेजर्ट, थार, ठीक है। इसका इंपैक्ट कहां जा रहा है? टूवर्ड्स पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इवन इट इज रीचिंग टिल योर हिमाचल प्रदेश के प्लेन्स वाले जो थोड़े बहुत एरियाज हैं वहां भी। अफ्रीका, मतलब अफ्रीका तो आधा पूरा कॉन्टिनेंट खतरे में है। ये वर्ल्ड का बिगेस्ट डेजर्ट सहारा डेजर्ट किधर है? अफ्रीका के अंदर, ठीक है। तो ये डेजर्ट्स जो स्प्रेड हो रहे हैं, लाइक इंडिया में थार है, राइट, तो कहीं ना कहीं इसका भी क्या है पता है मेन रीजन, कि जो उसके लिए नेचुरली अवेलेबल क्या थे कवर, हम उसको रिमूव कर रहे हैं। याद है अरावली का जो डिबेट आया था बीच में, कि गवर्नमेंट ने बोला अरावली जो भी क्या है, कि भाई नया दिया डेफिनेशन, 100 मीटर जिसके ऊपर हाइट होगी वही क्या होगा? ट्रू हिल्स। जिसका नहीं होगा उसको आप माइनिंग के लिए यूज कर सकते हो। इमेजिन करो जिस दिन अरावली हटा, बिकॉज राइट नाउ अरावली के इस पार डेजर्ट है, इस पार ग्रीन एरियाज है, खत्म अरावली, डेजर्ट्स विल रीच एमपी यूपी, पूरा खत्म हो जाएगा वहीं पे, ठीक है। इसीलिए वो डिमांड बार बार इतनी ज्यादा जो थी कि भाई अरावली को सेव करो, वो यू थी क्योंकि वो क्या एक काइंड ऑफ नेचुरल कवर टू प्रोटेक्ट व्हाट? प्रोटेक्ट फ्रॉम दी डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। इवन ट्री का जो कवर होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। भाई पंजाब वाले एरियाज में क्या हुआ? आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन ट्रीज को भी कट किया गया जस्ट टू एक्सपांड व्हाट? एग्रीकल्चर। फिर क्या स्प्रेड हुआ वहां पे? डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। अब प्लान ये हो रहा है कि अफ्रीका के अंदर ग्रीन वॉल क्रिएट की जा रही है। कौन सी वॉल? ग्रीन वॉल। ग्रीन वॉल मतलब क्या होगी? ट्री प्लांटेशन, ठीक है, बिकॉज ट्रीज कैन ओनली स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो इस टाइप से ये चीजें जो आपकी हैं इंपॉर्टेंट यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, कि कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और ध्यान रहे, ठीक है, इवन विद इन दी राजस्थान भी और इंक्रीज हो रहा है। क्यों? देखो, जैसे ही ट्री या कहीं सॉइल से क्या होता है? लूज वेजिटेशन, जैसे ही लूज होगा, ठीक है, क्या लूज होगा? वेजिटेशन, ठीक है। वहां पे प्रोसेस किसका होता है स्टार्ट? डेजर्टिफिकेशन का। देखो डेजर्ट का सिंपल मतलब ये है जहां पे सॉइल एकदम से क्या हो चुकी है? लूज। लूज कब होती है? जब उसके ऊपर कोई प्लांट कवर ना हो, ट्री कवर ना हो, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स एक हैं रिगार्डिंग टू योर डेजर्टिफिकेशन। समझ में आया इतना इशू? कि भाई एट द ग्लोबल लेवल वी हैव सेवरल इश्यूज, ठीक है। फर्स्ट वी स्टार्टेड फ्रॉम द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। सेकंड कौन सा आया? ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। थर्ड कौन सा इशू था? डिफॉरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी का लॉस, देन इशू ऑफ पोल्यूशन एंड देन द इशू ऑफ डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। और रिमेंबर ये सारे इश्यूज ऐसे जिसके लिए कोई एक कंट्री के एफर्ट्स काम आने वाले हैं क्या? नहीं, राइट। इसीलिए एट ग्लोबल लेवल भाई बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। फॉर एग्जांपल UNFCCC, ठीक है, UNCCD, एनीवन फुल फॉर्म पता है इसका किसी को? UNFCCC एंड UNCCD नहीं, ठीक है। ध्यान रहे UNFCCC मींस यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। लिखा, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। ये है UNCCD। कौन सा वाला? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन।
डन। ठीक है, अब देखो एक तो प्रॉब्लम थी जो हम लोगों ने बात की, प्रॉब्लम्स फेस क्या क्या हो रही है अक्रॉस द वर्ल्ड। अब कहीं ना कहीं इवन जो ये प्रॉब्लम है ना, ठीक है, दिस प्रॉब्लम इज नॉट अफेक्टिंग एवरीवन इक्वली। ध्यान रहे, इस प्रॉब्लम के लिए जो लोग क्या रहे रिस्पॉन्सिबल, और इस प्रॉब्लम के लिए जिसके ऊपर क्या जा रहा है इंपैक्ट, दोनों ही अनइक्वल है। दोनों ही क्या है अनइक्वल। फॉर एग्जाम्पल भाई, ये जो भी आज हम देख रहे हैं बढ़ा हुआ ग्लोबल वार्मिंग, ये कब से शुरुआत हुई है? ध्यान रहे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का मेन रीजन है जो हम लोगों ने कोल को यूज करना स्टार्ट किया। कब से? 1750 से। एक टर्म सुना होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये हुआ किन कंट्रीज के अंदर था? यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए। ठीक है, तो भाई इन्होंने तो उस कोल को यूज करके, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन एमिट करके अपना डेवलपमेंट कर लिया, और अब ये किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटेक्टिंग द क्लाइमेट। ठीक है, और क्या बोलते हैं हर कंट्री को? नो नो, यू शुड नॉट यूज व्हाट? कोल, पेट्रोलियम, बिकॉज इससे क्या होता है? स्प्रेड पोल्यूशन। समझ में आ रहा है? तो ये एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ जाती है कि इवन, ठीक है, वी हैव अ ग्लोबल डिवाइड व्हेन वी सी दीज इश्यूज। फॉर एग्जांपल जो दिया हुआ है यहां पे, जो डेवलप कंट्रीज है भाई, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? मोस्ट ऑफ द एमिशंस। क्यों? जो कंट्रीज हैं जो अभी ग्रो कर रही है लाइक इंडिया एंड चाइना, भाई हमारा तो मेजर जो कंट्रीब्यूशन बढ़ा किसमें? इन द कार्बन एमिशन, इट इज पोस्ट 1990। पोस्ट 1990 मतलब लगभग 20-30 साल से हम कर रहे हैं बस ये चीजें यहां पे। लेकिन क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का इशू तो 1970 सामने आ चुका था। समझ में आ रहा है? तो दैट्स वाई कि भाई इनकी बनती है क्या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी? किसकी? डेवलप कंट्रीज की, बिकॉज दे वर द मेन कल्प्रिट, जिस कारण से इतना कार्बन कहां पे प्रेजेंट है? इन द एटमॉस्फेयर। पहली चीज, ठीक है। दूसरा कि इनका हिपोक्रेटिक स्टैंड देखो, इन्हें क्या चाहिए कि डेवलपिंग कंट्रीज भी क्या साथ साथ शेयर करें? इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपली मीन्स व्हाट? कि व्हाट दीज कंट्रीज आर डूइंग राइट नाउ, कि ये अब कहां स्विच कर रही है? टुवर्ड्स क्लीन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि कौन जाए उस तरफ? डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज भी। और ध्यान रहे, दिस क्लीन टेक इज व्हाट? कॉस्टली। ठीक है, और इशू ये आया कि जब हमारा टर्न आया यूज करने का कोल, पेट्रोलियम, और उसके थ्रू अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाने का, तो ये क्या एडवोकेट कर रहे हैं बैठ के? क्लीन टेक्नोलॉजी। समझ में आया? ठीक है, ये इनकी हिपोक्रेसी है कि खुद कल्प्रिट भी है और हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं चीजें इस रिगार्ड्स में। राइट, इवन जब भी हम बात करते हैं कि भाई कार्बन एमिशन को कट करने को लेके, एक होता है एनडीसी। क्या होता है? एनडीसी, दैट इज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। क्या है ये? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। राइट इट। देखो ये एनडीसी क्या है बताएं? एक नाम सुना होगा पेरिस क्लाइमेट समिट के बारे में, या पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में सुना है? ठीक है, तो ये जो मीटिंग हुई थी इन 2016, ठीक है, उसमें डिसाइड ये हुआ था कि हर कंट्री को कम करना पड़ेगा क्या? अपना टोटल कार्बन एमिशन। ठीक है, तो हर कंट्री ने अपना कमिटमेंट दिया हुआ है कि हाँ भाई, हम इस साल के कंपेयर में इतना कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करेंगे अपना। ठीक है, तो व्हाट दीज कंट्रीज वांट कि नहीं नहीं, ये क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल दी वर्ल्ड। क्या होना चाहिए? इक्वल। भाई ये बिकॉज ये कहां स्विच कर चुके हैं? अप टूवर्ड्स क्लीन टेक। इनको पता है अगर कार्बन एमिट करना पड़ा तो भाई हम तो अब यूज करते नहीं कार्बन वाली चीजें, तो हमारे ऊपर तो आएगा भी नहीं बर्डन। किसके ऊपर आएगा बर्डन? ऑन डेवलपिंग नेशंस।
ठीक है, तो वो प्रॉब्लम है। तो वहीं पे डेवलपिंग कंट्रीज क्या बोलती हैं कि भाई एक प्रिंसिपल हमें कौन सा फॉलो करना चाहिए, द प्रिंसिपल ऑफ सीबीडीआर, प्रिंसिपल ऑफ सीबीडीआर, दैट इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मींस सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ प्रॉब्लम हो रही है किसी क्लाइमेट चेंज की, ठीक है, लेकिन और हर कंट्री एफर्ट लगाएगा क्या करने के लिए, टू स्टॉप कार्बन एमिशन को, लेकिन इसमें ज्यादा एफर्ट किसको लगाना चाहिए, डेवलप्ड कंट्रीज को, ठीक है, और जो डेवलपिंग नेशंस हैं और जो कंट्रीज कौन सी हैं, लीस्ट डेवलप्ड एलडीसीज, ठीक है, इनके साइड से कम कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट है। क्यों, एक तो नंबर वन ये लोग रिस्पॉन्सिबल हिस्टोरिकली, ठीक है, नंबर टू दे हैव व्हाट मोर रिसोर्सेस, तो एक्चुअल में इन्हें किसकी हेल्प करनी चाहिए, डेवलपिंग और एलडीसीज की। होता क्या बताए, दीज कंट्रीज डू नॉट शेयर अपना क्लीन टेक्नोलॉजी, वो बेचते हैं, शेयर नहीं करते, ठीक है, तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाई आप शेयर करो उसको, क्यों, बिकॉज यू आर द ओनली हु इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, और सेकेंडली हमारा ये बोलना है कि भाई आपने सारा एंजॉयमेंट कर लिया, now even we also wants to enjoy the fruits of coal and crude oil, right, तो वही कॉन्सेप्ट है कौन सा, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सब कम करेंगे लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई किस पे होनी चाहिए, डेवलप्ड कंट्रीज पे, कि वो फाइनेंस प्रोवाइड करें, ठीक है, ताकि ये डेवलपिंग और एलडीसीज कंट्रीज कहां मूव ऑन कर सकें टुवर्ड्स क्लीन टेक्नोलॉजी, ठीक है, और सी इनकी देखो हिपोक्रेसी, यूएसए, भाई यूएसए ने जब आया था स्टार्टिंग में क्योटो प्रोटोकॉल, याद है, यूएनएफ ट्रिपल सी, ठीक है, यूएनएफ ट्रिपल सी को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या आया था, क्योटो प्रोटोकॉल, कब, 1997 में आया था। ध्यान रखना कन्वेंशंस में सिर्फ क्या होता है, बात होती कम करना है, हम एक माइंड में ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं, प्रोटोकॉल्स में क्या होता है कि उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कैसा करना है उसका डिटेल्ड प्लान होता है, ठीक है, तो यूएनएफ ट्रिपल सी वॉज अ कन्वेंशन, इट वॉज अ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और उसको इंप्लीमेंट किया था पहले किसके थ्रू, क्योटो प्रोटोकॉल के थ्रू, नाटक यूएस ने वहां भी किया था, और उसके बाद जो रिसेंट मोस्ट साइन कौन सा हुआ है, पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी, यूएस ने अब नाटक वहां भी स्टार्ट कर दिया है, ट्रंप एग्जिट मार चुका है, ठीक है, इन द मंथ ऑफ दिसंबर ट्रंप भाई साहब ने 67 ट्रीटीज और ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को बाहर कर लिया, ठीक है, और उसमें एक चीज जो थी जिससे बाहर किया उसने अपने आप को, ठीक है, वो थी यूएनएफ ट्रिपल सी। वो क्या है, यूएनएफ ट्रिपल सी, उसने अपने आप को बाहर इसलिए नहीं किया कि उसको कम करना पड़ेगा कार्बन एमिशन, उसने बाहर किया बिकॉज दे हैव टू प्रोवाइड व्हाट, फंडिंग, समझ में आया। तो इस टाइप से इन डेवलप्ड नेशंस का ये हिपोक्रेसी है, ठीक है, और इंडिया एंड चाइना ऑलवेज टॉक्स अबाउट व्हाट, इक्विटी, ठीक है, जब आपने उन रिसोर्सेज को यूज किया और डेवलप किया अपने आप को, देन हमें भी टाइम चाहिए उस चीज का, दैट्स व्हाई इंडिया ने रातों रात अपने क्या कोल बेस्ड पावर प्लांट्स बंद कर दिए क्या, नहीं, और अभी भी हमारा कोई बहुत बड़ा मैसिव प्लान नहीं है इन नियर फ्यूचर कि हम कहां जाएं टूवर्ड्स नेट जीरो एमिशन, हमारा टारगेट 2070 का है, 2070, किसका, नेट जीरो एमिशन का, क्यों, बिकॉज हम चाहते हैं कि तब तक हमारे पास जो अवेलेबल कौन से रिसोर्सेस हैं, कोल एंड एवरीथिंग, उसको भी यूज करके हमारी इकोनॉमी आगे बढ़े, ठीक है, चाइना भी सेम चीज एडवोकेट करता है, क्लियर हुई बात पूरी है, ठीक है, बिकॉज हमारा बोलना है कि भाई अगर आपने यूज किया है देन वी ऑल्सो डिजर्व दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कोई बात नहीं हम कोल छोड़ देंगे, एक काम करो, गिव अस व्हाट, योर क्लीन टेक फ्री ऑफ कॉस्ट, वी आर रेडी टू डू इट, समझ में आया। तो ये ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का डिवीजन। नाउ व्हाट इज ग्लोबल साउथ, डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को इन जियोपॉलिटिक्स क्या बोलते हैं हम, ग्लोबल साउथ, एंड डेवलप्ड कंट्रीज नोन एज ग्लोबल नॉर्थ। इट हैज नथिंग टू डू विद देयर ज्योग्राफिकल पोजीशन, ओके,
ऑस्ट्रेलिया एंड कौन सा आपका न्यूजीलैंड कहां पर आते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, बट स्टिल हम उसे कहां काउंट करते हैं, ग्लोबल नॉर्थ के अंदर, राइट। तो यहां पे दिया हुआ है व्हाट वी मीन बाय कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई हर एक लेवल पे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा उन कंट्रीज को ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल रहे इस चीज के लिए। दूसरा, जिनके पास क्या है, कैपेसिटी, ठीक है, कि वो क्लीन फ्यूल क्लीन टेक की तरफ ट्रांजिशन में आगे हम बढ़े, वही दिया हुआ है कि भाई क्यों होना चाहिए सीबीडीआर, क्योंकि वो कंट्री रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। दूसरा, दे हैव अ मोर कैपेसिटी टू पे, मोर कैपेसिटी टू इन्वेस्ट, ठीक है। अब लेट से इंडिया लाइक कंट्री, हमारे यहां पे सबसे फंडामेंटल चीज क्या है, जॉब का ग्रोथ कराना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, ठीक है। तो गवर्नमेंट कैन नॉट वेट कि हम क्या बनाएंगे, पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे ऑन क्लीन टेक्नोलॉजी। लेकिन ये जो प्रिविलेज किसके पास है, डेवलप्ड कंट्रीज, बिकॉज वहां एम्प्लॉयमेंट का लेवल अच्छा खासा है, ठीक है, उनकी इंडस्ट्रीज मेच्योर हो चुकी हैं एंड दे हैव फंडिंग का इन्वेस्ट करने के लिए इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसलिए हम बात करते हैं किसकी, बार बार सीबीडीआर की। और सी, क्योटो प्रोटोकॉल हो या कौन सा एग्रीमेंट हो, पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, जस्ट वो पेरिस का ईयर इंप्रूव करना, इट इज योर 2015 नॉट 16, ठीक है। तो क्योटो के अंदर यही बोला गया था कि जो डेवलप कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो भी उनका कमिटमेंट क्या होगा, बाइंडिंग, क्या होगा, बाइंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्योटो में यह बोला हुआ है कि कंट्रीज अपना कार्बन एमिशन रिड्यूस करेंगी बाय हाउ मच परसेंटेज, 33%, तो ये करना ही पड़ेगा किन कंट्रीज को, जो कंट्रीज क्या है, डेवलप्ड, बट इट वाज नॉट मैंडेटरी फॉर हुम, डेवलपिंग कंट्रीज। ये सिस्टम कहां पे था, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर। फिर जो नया सिस्टम आया कौन सा, पेरिस एग्रीमेंट, जहां पे हर कंट्री को क्या बोला गया, गिव योर ओन एनडीसीज, जो लोगों ने बात की याद है, डिटरमाइन कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। बट उसमें यह एक्सपेक्ट किया गया कि भाई रिचर कंट्रीज को अपना कट करना पड़ेगा क्या, एमिशंस फास्टर, दे हैव टू गिव फाइनेंस, किसको, टू डेवलपिंग नेशंस एंड टू द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को, ठीक है। दे शुड शेयर देयर व्हाट, क्लीन टेक्नोलॉजी। तो ये चीजें भी उनसे एक्सपेक्ट की गई हैं। और अगेन इवन इन द पेरिस एग्रीमेंट ऑल्सो डेवलपिंग कंट्रीज को स्कोप दिया हुआ है, ठीक है, कि आप लोग कोल क्रूड ऑयल पहले यूज कर लो अपने डेवलपमेंट के लिए, एंड वंस यू सी कि हाँ नाउ यू आर इन अ गुड पोजीशन, देन यू कैन स्टार्ट योर ट्रांजिशन, ठीक है। इसीलिए जो इंडिया का टारगेट है एनडीसी का, ये डिफर करता है फ्रॉम टारगेट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि वो डेवलप्ड है, तो उनके अपने कट करने हैं ज्यादा से ज्यादा एमिशंस, दे हैव टू प्रोवाइड मोर एंड मोर फाइनेंस। लेकिन वो काम किसके ऊपर मैंडेटरी नहीं है, ऑन डेवलपिंग नेशंस के ऊपर, ठीक है। एंड देन दिया भी हुआ है कि डेवलप्ड नेशन हैव टू गिव व्हाट, $100 बिलियन पर ईयर, एक कंट्री नहीं, सब मिला के, ठीक है, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अब होता क्या है, जैसे ऐसा आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूएस तो भाग गया यहां से, एंड इमेजिन करो अ कंट्री लाइक तुर्की है, जो आज तक अपने आप को डेवलप्ड क्लेम करते थे, दे आर लाइक नहीं नहीं हम तो डेवलपिंग है, ठीक है, क्योंकि इसका जो होता है ना ऑफिशियल स्टेटस, इसके जो पैरामीटर्स होते हैं, इसने वही चेंज करवा दिए अपने, कि नहीं हम तो डेवलपिंग कैटेगरी में आते हैं। क्यों, डेवलप में जाएंगे, सो दे हैव टू कंट्रीब्यूट इन दिस फंडिंग। समझ में आया, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, जो किससे लिंक्ड है, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो, अब एक सबसे बड़ा सवाल कहां होता है राइज, ऑन दी ग्लोबल कॉमन्स, किसके ऊपर, ग्लोबल कॉमन्स। देखो अभी तो हमने बात की, इट वाज रिगार्डिंग टू एनवायरमेंटल चैलेंजेस। अब जो हम बात करने वाले हैं वो होगा रिगार्डिंग टू द यूसेज ऑफ रिसोर्सेस, यूसेज ऑफ रिसोर्सेस। नाउ टेल मी वन थिंग, अंटार्कटिका जो है दिख रहा है ऑन मैप, अंटार्कटिका कोई कंट्री है वो, यस और नो,
अंटार्कटिका कोई कंट्री है क्या? पक्का? श्योर हो 100%? अक्षय, कंट्री है या नहीं है? नहीं है। पक्का? नहीं है। ठीक है, ना तो वो कंट्री है और ना ही किसी कंट्री की टेरिटरी है वो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी ग्रीनलैंड, दिख रहा है ऊपर, बहुत न्यूज में आजकल है। डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क किधर और वो किधर? तो ऐसा होता है बहुत बार कि कुछ एरियाज पार्ट्स होते किसी और कंट्री का, लेकिन वो एरियाज जो किसी भी कंट्री के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते, ठीक है, जो किसी कंट्री का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल कॉमन्स। समझ में आया? ठीक है। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट अबाउट बे ऑफ बंगाल, क्या वो हमारी पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी है इंडिया की? नहीं, नहीं है। पक्का? बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, चलो बताओ। नहीं है हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी। पक्का? अक्षय क्या लगता है? कहां तक जाती है? 200, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल्स तक तो भाई हमारी अथॉरिटी है, ठीक है, लेकिन उसके आगे का जो एरिया है जहां किसी कंट्री का कोई क्लेम नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? हाई सीज या इंटरनेशनल वाटर्स, जिसमें किसी भी कंट्री का ऑक्यूपेशन नहीं है। सेम गोज टू स्पेस, राइट। अब भाई आप एटमॉस्फेरिक लेयर्स क्रॉस कर लो जहां पे, ठीक है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है ऊपर जाने के बाद, वहां पे तुम क्या क्लेम करोगे कि हाँ जो इंडिया के ऊपर स्पेस आता है वो हमारा स्पेस है? तो जो भी सैटेलाइट घूमते घूमते हमारे ऊपर से गया, हम कर देंगे शूट डाउन। पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, प्लेसेस है जो क्या है? ग्लोबल कॉमन्स, जो किसी एक का प्राइवेट ऑक्यूपेशन या प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, लाइक हाई सीज, एटमॉस्फियर, अंटार्कटिका, आउटर स्पेस। समझ में आया? तो ये वो सारी चीजें हैं, ठीक है, जो किस में काउंट होती हैं? इनटू योर ग्लोबल कॉमन्स। अब देखो इन ग्लोबल कॉमन्स को लेके भी होना क्या चाहिए? इफ आई एम सेइंग अ कॉमन, क्या बोल रहा हूं उसको मैं? अगर कॉमन, तो इन कॉमन्स में जो क्या अवेलेबल है? रिसोर्सेस, वो भी होने क्या चाहिए थे? डिस्ट्रीब्यूटेड कॉमनली ना सब में, लेकिन यहां भी रेस है, ठीक है। लाइक पता है व्हाई द यूएसए सो मच एंजाइटी या इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है फॉर ग्रीनलैंड? जस्ट सी टुवर्ड्स ग्रीनलैंड एंड ट्राई टू फाइंड आउट क्यों इतना को है ऑब्सेशन ग्रीनलैंड को लेके। बिकॉज ग्रीनलैंड इज नियर टू आर्कटिक, इज नियर टू आर्कटिक जो ग्लोबल कॉमन है। अब उस पर रशिया भी अपना क्लेम कर रहा है, चाइना करता है, जापान करता है, यूएसए कर रहा है। प्रॉब्लम ये आ रही है, अगर ये ग्लोबल कॉमन है तो इसके रिसोर्स सबको क्या होना चाहिए? कॉमनली अवेलेबल। बट यहां पर भी कौन डोमिनेट कर रहा है? पावरफुल नेशंस। क्लियर हुई बात? अब आर्कटिक में क्या चीज होगी बताओ? आर्कटिक में क्या होगा रिसोर्सेस? भाई वो तो पूरा आइस शीट से पूरा ढका हुआ है, तो आर्कटिक में इतना क्यों आ रहा है भाई इनका इंटरेस्ट? क्यों आ रहा होगा? सोचा कि आर्कटिक में क्यों आ रहा है इंटरेस्ट? चलो पेंगुइन गया था वहां पे के लिए घूमते घूमते वो। रिमेंबर, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग आर्कटिक मेल्ट हो रहा है, ठीक है, और ये बोला गया है कि आर्कटिक के अंदर, ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो फ्यूचर में जो वो मिनरल्स अवेलेबल होंगे उसकी ओनरशिप के लिए वो सब कहां कंट्रीज पहुंची हुई है अभी से? आर्कटिक वाले रीजन के अंदर। क्लियर हुआ? ठीक है, तो वो हो गया हाई सीज। रिमेंबर गोल्ड, सिल्वर और मैंगनीज इसके हाईएस्ट रिजर्व्स ओशियंस के अंदर है। तो फ्यूचर है ही कहां पर? ओशियंस में, ठीक है। अब भाई यूएस है किधर? नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, एक तरफ से घिरा हुआ है फ्रॉम दी अटलांटिक ओशन, एक तरफ से फ्रॉम पैसिफिक ओशन, ठीक है।
लेकिन यूएस की शिप्स किधर है? इंडियन ओशन के अंदर। किधर है? इन द इंडियन ओशन। ठीक है, क्या रिलेवेंस बनता है? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू डोमिनेट व्हाट? हाई सीज, ग्लोबल कॉमन्स को भी। ठीक है, एंड देन आउटर स्पेस ट्रिटी। ठीक है, हालांकि ट्रिटी भी बात करेंगे उसकी। तो ये सब चीजें वो एरियाज है जो होनी किसमें चाहिए थी? किसमें? अंडर योर ग्लोबल कॉमन्स, बट स्टिल वहां पे पावरफुल कंट्रीज रेस में है। अब हर कंट्री ने मिलकर ट्रिटी साइन भी की हुई, कोई बात नहीं, वी ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है, कि हाँ वो चीज क्या है? ग्लोबल कॉमन। फॉर एग्जाम्पल अंटार्कटिका ट्रिटी साइन हुई है किसके अंडर? 1959, कि जो भी कंट्रीज वहां जाएंगे दे विल ओनली गो फ्रॉम रिसर्च पर्पस। किस पर्पस से? रिसर्च पर्पस से। आर्कटिक ट्रिटी भी साइन हो चुकी है। ठीक है, और इवन अगर आप पेरिस एग्रीमेंट की बात करो, ठीक है, अब मतलब ये मान लो कि कहीं से हो रहा है एमिट कार्बन डाइऑक्साइड, तो सेकंड कंट्री क्या बोलेगा? नहीं नहीं, उसको अपने ब्लॉक कर एटमॉस्फेयर के अंदर, यहां नहीं आना चाहिए। पॉसिबल है करना? नहीं। तो कहीं ना कहीं ये एग्रीमेंट शो करते हैं कि यार ये सारी चीजें कॉमन है। ठीक है, और इसका कॉमन यूसेज और इसके रिगार्डिंग कॉमन क्या होनी चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी। ठीक है, अभी जो न्यूज में था वो क्या था? हाई सीज ट्रिटी के बारे में, राइट, कि भाई वो सारे एरियाज जो किसके बियॉन्ड है? नेशनल ज्यूरिसडिक्शन की बियॉन्ड है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात की कि इंडिया की मैरीटाइम बाउंड्री कहां तक है? 200 नॉटिकल माइल्स तक। तो उस 200 नॉटिकल माइल्स तक अगर कोई भी सी क्रिएचर है, कोई आइलैंड है, वहां पे बहुत सारे आपके कोरल रीफ्स हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना, उन्हें कंजर्व करना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, बट व्हाट अबाउट दोज एरियाज जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आते? वहां एफर्ट कौन लगाएगा? तो उसके लिए क्या साइन हुआ है आपका? हाई सीज ट्रिटी। कौन सा? 2023 वाला, जिसमें यह बोला गया, ठीक है, कि भाई क्या क्रिएट किए जाएंगे? मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है, जिसको ग्लोबली इस ट्रिटी के थ्रू मैनेज किया जाएगा, ना कि किसी एक सिंगल कंट्री से। समझ में आया? और ध्यान रहे पूरे ओशंस का 60% हाई सीज में आता है, 60%। ठीक है, दूसरा आउटर स्पेस ट्रीटी कब साइन हुआ था? 1967, बिकॉज उस टाइम पे स्पेस रेस स्टार्ट हो गई थी बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसए, कोल्ड वॉर का टाइम। ठीक है, तो उस टाइम पे ये साइन करना पड़ा कि सो दैट कि कोई भी कंट्रीज वेपन कहां डिप्लॉय नहीं करेगा? इनटू स्पेस। यूएसए हैड दोस प्लान्स स्टार वॉर्स का, कि मिसाइल लॉन्चर्स यहां से कहां भेज देंगे? स्पेस में मिसाइल्स रहेंगे उसके अंदर, और जहां कुछ किसी ने बोला स्पेस से मिसाइल लॉन्च। समझ में आया? तो वो स्टार वॉर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉसिबल हो जाता, बट अगेन लकीली क्या साइन हो गया? आउटर स्पेस ट्रिटी, कि स्पेस का कोई भी मिलिट्रियाइजेशन नहीं होगा। स्पेस मतलब एवरीथिंग, भाई एटमॉस्फेयर की टॉप मोस्ट लेयर्स जो होती हैं वो भी इसका पार्ट है, अदर प्लैनेट्स, मून, सैटेलाइट्स, सब कुछ, इनमें से किसी पे भी कोई भी कंट्री अपना ऑक्यूपेशन नहीं करेगा, नंबर 1, और ना ही वो इस स्पेस क्या करेगा? मिलिट्रियाइज्ड वेपन डिप्लॉय करना एंड एवरीथिंग, ये एक्टिविटीज पॉसिबल नहीं है एज पर द आउटर स्पेस ट्रीटी। ठीक है, तो यहां पे दिया हुआ है सारे इंपॉर्टेंट समिट्स। ठीक है, इनका ऑर्डरिंग ध्यान रखना कि जब भी हम बात करते हैं ना रिगार्डिंग टू योर क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, 1992 रियो अर्थ समिट। ध्यान रखना, इसी रियो अर्थ समिट के अंदर क्या बना था? UNFCCC एंड UNCCD, जो लोगों ने बात की थी। ठीक है, और उसी क्या नाम था सेशन का? एजेंडा 21। नो, व्हाट डू यू थिंक इसका नाम एजेंडा 21 क्यों रखा गया इस कॉन्फ्रेंस का? गुड। ठीक है, बिकॉज वो कब साइन हुआ? 1992। इट वॉज एन एंड ऑफ 20th सेंचुरी एंड वर्ल्ड इज गोइंग टू एंटर इनटू
21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी का वर्ल्ड कैसा होगा, वही है नाम क्या, एजेंडा 21। ठीक है, और उसी एजेंडा 21 में ये सारे नाम शामिल है, UNFCCC एंड UNCCT। ठीक है, फिर क्योटो की बात की हम लोगों ने, किसकी बात की, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट डिस्कस कर लिया है। तो इसकी ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है, किस साल कौन सा इवेंट हुआ, कौन सा पहले कौन सा बाद में हुआ। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, नाउ इफ अ क्वेश्चन कम्स इन द एग्जामिनेशन कि इन समिट्स में इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, लेट्स से इन दिस एंड दिस वन, कैन यू नेम दोस प्राइम मिनिस्टर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा इन मीटिंग्स के अंदर? ट्राई। इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह वॉज फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो सी सवाल ऐसे भी आ सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि तुम सारे पीएम बैठ के याद करो, बट एक रफली माइंड में याद रखो कौन कब कब पीएम था, तो उस कॉन्फ्रेंस के ईयर के हिसाब से यू कैन मेक सम प्रेडिक्शन। वो वाली गवर्नमेंट थी जो आ रही थी जा रही थी, गुजराल, एच डी देवेगौड़ा। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट रहेगा, और हमने भी क्योटो पे साइन किया बाद में एक्चुअली प्रोटोकॉल पे। ठीक है, और फिर आता है क्या, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये सारी हमने बात कर ली ग्लोबल लेवल की। अब बात आती है कहां पे, डोमेस्टिक लेवल पे। ठीक है, तो भाई इंडिया के अंदर टाइम टू टाइम, ठीक है, जब कभी भी एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी या नेचुरल रिसोर्सेस को क्या रहा है थ्रेट, क्या राइज हुए वहां पे, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। रिमेंबर, मूवमेंट्स हमेशा हो सकते हैं 2 चीजों के लिए, नंबर 1 टू ब्रिंग अ चेंज एंड नंबर 2 टू स्टॉप द चेंज। टू ब्रिंग अ चेंज और टू स्टॉप द चेंज। ठीक है, तो ये सारे जो भी चीजें हुए भाई, इन्होंने क्या बोला कि ठीक है हमें इकोनॉमिकली ग्रो करना है, नो डाउट, ठीक है, बट दैट ग्रोथ शुड बी व्हाट, सस्टेनेबल। ठीक है, तो जैसे ही गवर्नमेंट का इकोनॉमिक ग्रोथ का एजेंडा वेंट बियॉन्ड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, तो लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया, उसे करना रेजिस्ट। ठीक है, और सी मूवमेंट्स तो बहुत सारे हुए इंडिया में, ये 3 इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। और ट्राइबल्स को लेकर तो बात चलती भी है, जल जंगल और जमीन, जल जंगल और जमीन हो हमारे अधीन, मीन्स ट्राइबल्स, कि ट्राइबल्स हैव अ राइट टू डिसाइड व्हाट टू डू ऑन दोज लैंड्स। हम वहां पहुंच जाती गवर्नमेंट्स माइनिंग करने के लिए, टू कंस्ट्रक्ट बिग डैम्स, टू स्टैब्लिश इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो उसके काउंटर में नारा आया था पूरा ये स्लोगन। क्लियर हुई बात? ठीक है, और ये जो 3 मूवमेंट है आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट कौन सा मूवमेंट दिया हुआ है यहां पे, चिपको मूवमेंट। ठीक है, तो चिपको मूवमेंट एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम दी उत्तराखंड। ठीक है, उस टाइम पे पार्ट था यूपी का। उत्तराखंड कब अलग हुआ यूपी से, एनीवन हैविंग एनी आइडिया? तो आइडिया दे दो यार, एनी आइडिया? नहीं, इट इज द ईयर 2000। 2000 में इंडिया में 3 स्टेट्स बने थे यार, मतलब लास्ट में वही बने थे, वो तो तेलंगाना ने आगे रिकॉर्ड खराब कर दिया लोगों का। ठीक है, वरना जब हमने स्टार्ट किया जगह पढ़ना तो हमारे लिए वही था कि लास्ट टाइम नए स्टेट्स कब फॉर्म हुए थे, इट वाज दोज 3 1, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। और फिर 2014 में एक और कौन सा आ गया, तेलंगाना। ठीक है, तो उस टाइम पे उत्तराखंड में हुआ क्या कि भाई जब गवर्नमेंट ने, ठीक है, कमर्शियल कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया फॉरेस्ट से ट्रीज काटने का, तो व्हाट लेडीज डिड, वो गई और ट्रीज को पकड़ लिया उन्होंने, क्या बोल के, काटना है तो हमें भी काटो और ट्रीज को भी काटो। समझ में आया? ठीक है, एंड द एंटायर मूवमेंट वाज लेड बाय दीज 2 लीडर्स,
सुंदरलाल बहुगुणा एंड गौरा देवी। ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, लीडर्स कभी कभार एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज था। और फाइनली गवर्नमेंट ने, इमेजिन करो, इन्होंने रेजिस्ट किया 15 सालों तक, ठीक है। और तब कहीं जाए गवर्नमेंट 1980 में क्या कर दिया, बैन, ट्रीज को गिराना बंद किया गया इन द हिमालयन रीजन्स के अंदर, ठीक है। सर इतने लोग एनवायरमेंट के प्रेमी हैं, सी हमारे यहाँ पे एनवायरमेंट के लिए लव तो है, वो पार्ट है कल्चर का भी, और थर्ड वो पार्ट है लाइवलीहुड का भी, ठीक है। लाइक इवन इफ यू स्टिल गो टू द हिमालयन रीजन्स, वहां पर अभी भी एलपीजी नहीं पहुंच पाता गैस सिलेंडर भाई। लिटरली लोग पता है पर अपनी पीठ पे लाद के ले जाते हैं गैस सिलेंडर फ्रॉम दी बेस टू द माउंटेन्स। जो पॉसिबल है क्या? बहुत ज्यादा नहीं। तो दे यूज फायर फ्यूल को, ना, अपना लकड़ी वगैरह को अपना एज अ फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं वो, ठीक है। तो ट्रीज उनके लिए बहुत कुछ है। तो एज ह्यूमन का भी वहां पे इन्वॉल्व है इंटरेस्ट, तो ये हम किसकी बात करते हैं? एनवायरमेंट की, ठीक है। बट ठीक है पार्ट वो समझा हम लोगों ने। सेकंड कौन सा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। अच्छा, नर्मदा फ्लो कहां से करती है? रफ आइडिया? नॉट एग्जैक्ट, रफ आइडिया पूछ रहा हूं, किन किन स्टेट से फ्लो करती है? हाँ, गुजरात, हाँ एंड होती है, वेरी गुड। एमपी, ठीक है। ध्यान रहे भाई, नर्मदा में दिक्कत क्या हुआ कि भाई जब नर्मदा रिवर के ऊपर डैम बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, होता क्या है, लेट्स से अभी ये रिवर फ्लो कर रहा है और यहाँ पे आपके ट्राइबल एरियाज है, फॉरेस्ट है। अब जैसे कल को यहाँ पे आप डैम बना दोगे तो ये वाटर लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा यहाँ तक। और जब वाटर लेवल बढ़ेगा तो ये जो आसपास के एरिया हैं ये भी कहां हो जाएंगे? सबमर्ज, पानी के अंदर। समझ में आया? तो इससे एक तो डेफिनेटली फॉरेस्ट तो खत्म होंगे ही होंगे, साथ साथ जो वहां के लोकल और ट्राइबल पीपल थे वो भी क्या हो जाएंगे? वहां से डिस्प्लेस्ड, ठीक है। और इसी चीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर, शी इज फ्रॉम मुंबई, मेधा पाटकर, ठीक है। इन्होंने स्टार्ट किया क्या? नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, विद द अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स। और ये बोला कि भाई एक तो पहली बात तो डैम बनाओ, थोड़ा हाइट कम रखो उसका, ठीक है। और ध्यान रहे डैम का प्रोजेक्ट 1980s का है, लेकिन ये आंदोलन अब भी चलता है। क्यों? गवर्नमेंट हर 10 साल पे ना डैम की हाइट बढ़ाती है। हाइट बढ़ाने मतलब ये है ज्यादा पानी स्टोर होगा, ठीक है। तो जितना पानी ज्यादा स्टोर होगा, पीछे साइड में जितना फॉरेस्ट एरिया है वो भी क्या होगा? सबमर्ज होगा इन द वाटर, ठीक है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन अब भी चल रहा है, मान लो, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे सक्सेसफुल रहा अप टू अ लिमिट। वाई? कि एटलीस्ट वहां के लोगों के लिए बेटर रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसीज जो थी उसको स्टॉप किया गया। सी, अब तुम मेरे पास आओ, मुझे बोलो सर यू हैव टू लिव योर हाउस, ठीक है, कहां रहोगे जाके? सीधा कसारा घाट के पास। मैं जॉब पे कैसे आऊंगा? रोज लोकल ट्रेन में 3 घंटे ट्रैवलिंग करके वन गो में। ये होता है फोर्सफुल एविक्शन। हाँ, अगर ये पूछते, कंसल्ट करते, फिर हटाते तो बात अलग थी, ठीक है। और रिसेंट में कंट्रोवर्सी इरप्ट हुआ है अपने ही नेशनल पार्क के अंदर, संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर। कल परसों की बात है, वहां से भी आया वीडियो जहां पे ये लोग एविक्ट करवाने गए थे फोर्सफुली, लोगों ने मार के भगा दिया, राइट। तो वो चीजें हैं। तो ये आंदोलन बड़ी बात है और इंपॉर्टेंट भी है। एंड देन ग्रीन पीस मूवमेंट। तो ग्रीन पीस एक ग्लोबल एनजीओ है, ठीक है, जो कि बहुत सारे कैंपेन्स पे काम करती हैं। तो दिया हुआ यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, एंटी न्यूक्लियर कैंपेन, डिफॉरेस्टेशन, ओशन प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इन सारी चीजों पे इन्होंने बहुत ज्यादा एडवोकेसी की हुई है। किसने? ग्रीन पीस मूवमेंट ने। एक फाउंडेशन है जिसका अपना मूवमेंट चलता है। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, कि कितना भी कुछ भी कर लो, कंट्रीज विल स्टिल फाइट फॉर व्हाट? नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। और वर्ल्ड के अंदर जितने भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं उनको शेप करने में प्रोमिनेंट कौन रहा है?
बिकॉज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, लेट से भाई यूएस को क्या इंटरेस्ट पड़ा है मिडिल ईस्ट के अंदर? इमेजिन करो ना, यूएस के अंदर सारे कंट्रीज एनिमी है, लेकिन उन सबका कॉमन फ्रेंड एक ही है, यूएसए। मतलब ये मानो कि तुम सब आपस में एनिमी हो, बट मेरी तुम सबसे बनती है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल सऊदी, ठीक है, एनिमी ऑफ ईरान, एनिमी ऑफ इजराइल। ठीक है, इजराइल एनिमी ऑफ सऊदी, एनिमी ऑफ ईरान एंड एनिमी ऑफ ऑलमोस्ट अरब वर्ल्ड। ठीक है, फिर ईरान पूरा जो सुन्नी इस्लामिक वर्ल्ड है ये इसके अगेंस्ट है, ईरान के अगेंस्ट। लेकिन इन सब में इन सब का कॉमन फ्रेंड है एक, यूएसए, ईरान को छोड़ के। राइट, नो व्हाट डू यू थिंक कि यूएस इन सब का कॉमन फ्रेंड बना कैसे? भाई लफड़े करवाए इसी ने, कभी खेला इस पार्टी, कभी खेला उस पार्टी से। क्यों खेला उसने? बिकॉज उसको अपने लिए नेचुरल रिसोर्सेस का सप्लाई इंश्योर करना था। भाई मिडिल ईस्ट क्या है? पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल का रिजर्व्स। ठीक है, तो एक्चुअल में यूएस उस क्रूड ऑयल के रिजर्व्स के सप्लाई को डोमिनेट करना चाहता था। दैट्स व्हाई उसने वहां की पूरी क्या बिगाड़ दी? जियोपॉलिटिक्स। समझ में आया? दैट्स हाउ एंड दैट्स कि किस तरीके से आपका नेचुरल रिसोर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी भी ये जो वेस्टर्न एशिया में कॉन्फ्लिक्ट है, ये मोर और लेस, भले उसे मुद्दा दिखता क्या हो, रिलीजन, ठीक है, या फिर रिलीजन के अंदर भी सेक्ट, सुन्नी है या शिया है, लेकिन कॉज अभी भी एक ही है। कौन सा? ऑयल। ठीक है, दूसरा वाटर डिस्प्यूट किसके बीच में? इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश के बीच में। डिस्कस किया था हम लोग इसके बारे में कुछ? यस और नो किया था ना? हाँ हाँ, जब मैंने पढ़ाया था बायलैटरल साउथ एशिया वाला पॉइंट। अच्छा, वेरी गुड, सब याद आ गया मुझे। तीस्ता रिवर कहां से होती है ओरिजिनेट? बताइए। तीस्ता रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम यस। अच्छा, लफड़ा क्या है तीस्ता रिवर का, मुझे बता दो। सब गायब माइंड से, बस नाम याद है और जाओगे एग्जाम में ऐसे ही, सर नाम तो याद था। तीस्ता रिवर फ्रॉम सिक्किम, याद है बात की थी, वेस्ट बंगाल से फ्लो के जाता है, और ईस्ट वेस्ट बंगाल का जो पार्ट है वहां पे ड्रॉट लाइक क्या होती हैं कंडीशंस, इसलिए वेस्ट बंगाल कोऑपरेट नहीं कर रहा है इस मामले पे। और वहां सीएम कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, मतलब अगर पॉसिबल होगा तब भी वो अलाउड ही करेगी। और अब जो एक नया स्टार्ट हुआ है, कौन सा? रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके कंपटीशन। और अब पूरे वर्ल्ड का नया जो बनने वाला है बैटल ग्राउंड, वो क्या होने वाला है? साउथ अमेरिका। ठीक है, अब तुम कुछ भी पढ़ लो इन द न्यूज, मुझे लगता है कि नहीं कि वेनेजुएला को छोड़ के कभी हम न्यूज में नाम पढ़ते भी हैं किसका? साउथ अमेरिकन कंट्रीज का। या तो केस किसका आ गया? वेनेजुएला का, या तो अमेज़न के बारे में पढ़ते हैं तब, या तीसरा फुटबॉल। इसको छोड़ के तुमने कभी सुना है न्यूज के अंदर कि कभी कौन आया हो साउथ अमेरिका? नहीं भाई, ये ऑलमोस्ट ऐसा कॉन्टिनेंट जो लगभग लगभग क्या है? आइसोलेटेड एज ऑफ नाउ। बट अब इसका इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। क्यों? बिकॉज जो आज की हमारी रिक्वायरमेंट है या जो रिक्वायरमेंट होने वाली है फ्यूचर की, जिस तरीके से, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूसेज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूसेज बढ़ रहा है, रिक्वायरमेंट किसकी होने वाली है? रेयर अर्थ मिनरल्स की। और इसके अनटैप्ड कहां पर मिलेंगे आपको रिसोर्सेस? साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ ये मान लो कि भले अब तक वेस्ट एशिया इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब एक तो साउथ अमेरिका
और एक और क्या बन रहा है इंपॉर्टेंट दिस टाइम फॉर अफ्रीका, ठीक है। नाउ व्हाई अफ्रीका इज बिकमिंग इंपॉर्टेंट, इसका समझ लिया हमने कि भाई यहां पे क्या मिलने वाला है, रेयर अर्थ मिनरल्स। अफ्रीका का क्यों बढ़ रहा है इंपॉर्टेंस, यहां क्या मिल रहा है। अब बताए चाइना सऊदी अरेबिया जमीन खरीद रही है बकायदा वहां जा जाके। रिमेंबर फ्यूचर का फूड बास्केट कौन है, अफ्रीका। क्यों, बिकॉज जिस तरीके से एशिया की कंट्रीज के अंदर बढ़ रही है पॉपुलेशन, ठीक है, नो लेफ्ट प्लेस फॉर द एग्रीकल्चर, ठीक है, तो उस टाइम पे लोगों की जो फूड बेस्ड नीड्स होगी पूरी कौन करेगा, अफ्रीका, ठीक है। तो इस तरीके से इन कॉन्टिनेंट्स का जब बढ़ेगा इंपॉर्टेंस तो डेफिनेटली यहां पर क्या बढ़ेगा, इंटरफेरेंस, ठीक है, ग्लोबल पावर्स का भी। तो नेचुरल रिसोर्सेस इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो ये करंट सिनेरियो है, तो ये आपका फ्यूचर है। समझ में आया, ठीक है। लाइक इन साउथ अमेरिका जिस कंट्री को सबसे अभी हाईएस्ट मिल रही है वैल्यू, वो कौन है इस समय, अर्जेंटीना, ठीक है। बिकॉज अब तक साउथ अमेरिका में की रोल किसने प्ले किया है बताए, अफ्रीका ब्राजील ने। किसने प्ले किया है, ब्राजील, ठीक है। बट अब वहां पे उसका रोल रिप्लेस कौन करने वाला है, अर्जेंटीना, जिसके पास एक बड़ा सब्सटैंशियल पोटेंशियल है किसका, रेयर अर्थ मिनरल्स का। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें समझनी हमें एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड लास्ट टॉपिक दैट इज योर ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर। लास्ट टाइम डिस्कस किया था हम लोगों ने, सिर्फ क्या डिस्कस किया था, ग्लोबलाइजेशन और उसके इंपैक्ट। अब उस टाइम पे हमने इंपैक्ट समझा था हर एक चीज पे, इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है, पॉलिटिक्स के ऊपर। बट इन दिस सेशन हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर। वो पॉइंट्स भी आएंगे जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था हम लोगों ने, याद है, मैक आलू टिक्की, मैकडोनल्ड से क्या किया था, नया इनोवेशन, राइट, कि हमको बर्गर तो दिया लेकिन उसमें क्या किया, इंडिया बेस्ड इनोवेशन किया, ठीक है। तो वो चीजें हैं और इसका ही पार्ट होंगे, देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखो दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, नंबर वन कल्चरल होमोजेनाइजेशन एंड नंबर टू इज व्हाट, कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। देखो जब बढ़ा ग्लोबलाइजेशन तो वर्ल्ड में दो डिफरेंट ओपिनियंस आए। कुछ ने क्या बोला, अब पूरा वर्ल्ड में जो अब तक क्या थी, जो प्रेजेंट थी अब तक डाइवर्सिटी, ठीक है, वो क्यों थी, बिकॉज नॉर्मली अगर हमारे बीच इंटरेक्शन नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से भाई मोस्टली तुम सबकी मदर टंग क्या है यहाँ पे, मराठी, मराठी, बट यू नो हिंदी कैसे, ड्यू टू इंटरेक्शन विद द अदर्स, ठीक है। और कोई आती लैंग्वेज, कौन सी, ठीक है, इंग्लिश, कोंकणी, अरे मैच करते थे बाबा। एंड अगेन इट वाज बिकॉज तुम्हारा ग्रेजुएशन, हाँ, और कुछ फ्रेंच नहीं। मोस्टली इन डिमांड क्या है इस समय फॉरेन जॉब्स के लिए, जर्मन का है, कौन सी लैंग्वेज बाबा मराठी के अलावा, इंग्लिश और हिंदी कब आएगा नाम, तो नाम लो हिंदी का यार, डायरेक्ट हरियाणवी भी है, ठीक है। सी भाई जब भी हम बात करते हैं कि लेट्स से अपार्ट फ्रॉम आवर मदर टंग हमें कुछ नहीं पता होना चाहिए था, बट पता होता है क्यों, व्हेन वी इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। तो जब पूरा वर्ल्ड ही इंटरेक्ट करेगा आपस में, ठीक है, तो होगा क्या, एक कॉमन डेवलप हुआ कल्चर, बिकॉज आइडियाज एक्सचेंज हो रहे हैं। बिकॉज किसी भी एरिया में कोई भी आइडियाज तभी तक लोकल होते हैं जब तक उसका एनकाउंटर नहीं होता दूसरी दुनिया से, मतलब नॉट विद एलियंस, ठीक है, मींस द आउटर कल्चर से, राइट। तो ये एक्सपेक्ट किया गया कि जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, आइडियाज का एक्सचेंज होगा, तो पूरे वर्ल्ड में कॉमन आइडियाज ही बनेंगे, ठीक है। और क्या नाम दिया गया उसको, कल्चरल होमोजेनाइजेशन। और अप टू अ लेवल वो चल भी रहा है। लेट्स से
भाई मेंदू वड़ा इंडिया में मिलता है, ठीक है, कैन यू फाइंड दिस इन पाकिस्तान? नो, मैक्स टू मैक्स यू कैन फाइंड इट इन श्रीलंका ड्यू टू सम सिमिलरिटी ऑफ कल्चर, ठीक है, बट उसके बियॉन्ड कहीं मिलेगा नहीं। बट इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट मैकडोनल्ड, तो मिलने वाला हर जगह पे KFC। तो वही है कि इसने क्या कर दिया, पूरे वर्ल्ड को एक कॉमन फूड दे दिया, कोक कॉमन ड्रिंक दे दिया, राइट। तो वो सब चीजें हैं हॉलीवुड एंड नेटफ्लिक्स, ठीक है भाई। इवन आज भी हाउ मेनी ऑफ यू लाइक एक्शन मूवीज? हाँ, वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए यार, ठीक है। लेकिन एक्शन मूवीज में व्हाट डू यू थिंक, विच मूवीज आर बेटर, हॉलीवुड और बॉलीवुड? देखा, ठीक है। कैसे मालूम पड़ा? बिकॉज वी हैव एक्सेस टू दोज थिंग्स एंड इट इज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर इंडिया में हॉलीवुड मूवीज ही बंद हो जाए तो नहीं देख पाएंगे हम चीजों को वहां पे, ठीक है। एंड देन इंग्लिश बिकमिंग व्हाट, अ ग्लोबल कम्युनिकेशन लैंग्वेज। और ध्यान रहे, हम सबके माइंड में कॉमन इमेज है, यूएसए इज डेवलप्ड कंट्री, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज गुड। वो क्यों बना है? बिकॉज ऑफ हॉलीवुड, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं आपकी? कल्चरल होमोजेनाइजेशन। देखो नॉर्मली होना ये चाहिए था कि इन द ग्लोबलाइजेशन वो हमसे कुछ सीखे और हम कुछ सीखे उनसे, लेकिन नॉर्मली डोमिनेंट कौन है? वेस्टर्न आइडियाज एंड वेस्टर्न फूड हैबिट्स, वेस्टर्न क्लोथ्स, ठीक है। वेयर एज एक और चीज क्या निकल के आती है? कल्चरल हेट्रोजिनाइजेशन, या इसका एक और नाम क्या है? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। कि भाई हर कल्चर ने कंप्लीटली ऐसा नहीं किया कि फॉरेन से आए हुए एलिमेंट को एज इट इज और पूरा अडॉप्ट कर लिया ना, हमने क्या किया उसको? हाइब्रिड। लेट्स से जो आता सॉफ्ट ड्रिंक, हमने बोला कि कोई बात नहीं, इंडियन फॉर्मूला इन सॉफ्ट ड्रिंक लाहौरी जीरा, पता है क्या है? ठीक है, थोड़ा अपडेटेड रहो भाई, एग्जाम्पल में लिखना पड़ेगा एग्जाम के अंदर, एन एग्जामिनर वैल्यूज दीज काइंड ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, क्योंकि जो लिखा है ना यहां पे एग्जाम्पल्स, इट इज कोटेड बाय एवरीवन, सो दे नीड दोज यूनिक एस्पेक्ट कि तुम क्या लेकर आ रहे हो, और जो चीजें इमर्जिंग होती हैं इट इज लाइक्ड बाय एग्जामिनर्स। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो यहां पे दिया भी है इंडियनाइज्ड फास्ट फूड, मैक आलू टिक्की, पनीर पिज्जा, हमारा पास्ता, ठीक है। फ्यूजन म्यूजिक हमने बात की थी, इंडियन क्लासिकल एंड वेस्टर्न बीट्स, इंडी पॉप, ठीक है। एंड देन के पॉप ब्लेंडिंग विद द वेस्टर्न हिप हॉप एंड कोरियन कल्चर, हमारा जो बढ़ रहा है आजकल के ड्रामा कल्चर, BTS ना, ये बोलते हैं ना इसको। हाँ, कितने लोग फॉलो करते हो? नो वन, ग्रेट, ठीक है। फिर यहां पे दिया हुआ है क्या? कल्चरल रेजिस्टेंस। कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है कि भाई वो तो जरा भी अडॉप्ट नहीं करते, लाइक तालिबान, वो सिर्फ उतना अडॉप्ट करेंगे जितना उनके काम में आएगा। अगर आप इतना ही कर रहे हो रेजिस्ट, किसको? वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को, देन लीव मोबाइल फोन्स, ठीक है। क्या यूज करो? कबूतर, चिट्ठी बांध दो उसके पैर में, जाएगा वो लेके, ठीक है। लीव जीप्स एंड ऑल दोस थिंग्स, यूज अभी भी क्या? हॉर्सेस, राइट। तो वो उनका वो हिपोक्रेसी है। बट स्टिल अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, कि कुछ कम्युनिटीज जो होती हैं जो बार बार किसकी बात करती हैं? रिटेनिंग क्या? अपनी लोकल आइडेंटिटी को। अब इसमें ये मान लो भाई जो आजकल स्टार्ट हुआ है लैंग्वेज को लेके, ठीक है, बट अपने इंडिया में एक प्रॉब्लम है, हम लड़ाई कर रहे हैं अपनी ही लैंग्वेज के अगेंस्ट। नो वन इज अगेंस्ट इंग्लिश, ठीक है। तमिलियंस आर अगेंस्ट हिंदी बट नॉट अगेंस्ट इंग्लिश। तो ये थोड़ा हमारा कंट्री अलग ही जाता है हमेशा। तो अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में, इवन स्वदेशी की बात जब भी कर लो आप, ठीक है, इवन फ्रांस के अंदर इसका हो रहा है प्रोटेक्शन। इंडिया फोकसिंग ऑन व्हाट? योगा, आयुर्वेद एंड लोकल क्राफ्ट्स। अगर देखा हो इस बार का रिपब्लिक डे परेड, देखा था? नहीं देखा था? बताओ कुछ
समथिंग लिंक्ड विद ऑल दीज, कोई भी एक बताओ इसमें से कुछ था उसके अंदर। अरे मैं क्या पूछ रहा हूं भाई, मुझे इन 3 में से एग्जाम्पल दो इस साल के परेड में से। एग्जाम्पल देखा ही नहीं, क्यों नहीं देखा भाई आप लोगों ने? और फिर जब एग्जाम सवाल पूछता है यूपीएससी एमपीएससी, देन क्या बोलते हैं हम लोग, अरे सर सवाल तो आ गया था आउट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। एक बार सवाल आया था खराई कैमल्स के ऊपर। कौन से कैमल्स? खराई कैमल्स, जो स्विम करते हैं। ठीक है, लोगों ने बोला नहीं 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 सवाल तो आउट ऑफ द वर्ल्ड था, तो बताया कि भाई ये तो द हिंदू में आया हुआ था। सेम इस बार के रिपब्लिक डे परेड में बैक्ट्रियन कैमल्स थे। कौन से कैमल? बैक्ट्रियन। नॉर्मली जब भी हम देखते हैं कैमल्स को, उनका एक ही हम्प होता है। बैक्ट्रियन कैमल्स के 2 हम्प होते हैं। वो था परेड में। अब सवाल एग्जाम में आया, फिर हम बोलेंगे सवाल कहां से आ गया? आउट ऑफ द वर्ल्ड। बताओ, हमारा तो एक ही हम्प वाला होता है, ये बैक्ट्रियन क्या करेंगे हम पढ़ के? क्योंकि वो रिपब्लिक डे परेड में आया था, बिकॉज दोज बैक्ट्रियन हम्प जो आपके ये हैं, क्या कहते हैं, कैमल्स, दे आर यूज्ड बाय इंडियन आर्मी लद्दाख वगैरह में अपना काम करने के लिए। सवाल उसके ऊपर भी आएगा। ठीक है, नेशनल आयुष मिशन, भाई गवर्नमेंट क्या प्रमोट कर रही है? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। पता है आयुष क्या होता है? भाई जहां पे गवर्नमेंट प्रमोट करती है इंडिजीनियस मेथड्स ऑफ मेडिसिन, दैट इज कॉल्ड आयुष। ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी। ठीक है, और इस बार के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स में आयुष मिशन था। ठीक है, प्लस भाई जो इंडिया ने ही एफर्ट लगा के डिक्लेयर करवाया एक दिन इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट करते हैं भाई? 21 जून। ठीक है, किसका एफर्ट था? इंडिया का ही। तो इस तरीके से भाई इंडिया क्या चाह रहा है कि यार हम बाहर से अडॉप्ट ना करें, बल्कि अपने खुद की जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करते हुए, बल्कि इसे प्रमोट करें एट द ग्लोबल लेवल। समझ में आया? तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए उसके, और जस्ट गो एंड वॉच, अभी तो खैर अवेलेबल होगा, क्रक्स पूरा जो परेड हुआ था उसका। ठीक है, बिकॉज उस परेड से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है, कि इसके साथ मेरा एक डायरेक्ट एनकाउंटर हुआ था, कब पता है? 2018 में। डायरेक्ट एनकाउंटर मतलब ये एग्जाम थी ऑन 4 फरवरी, CDS 4 Feb 2018। ठीक है, और 26 जनवरी को टैब्लू आया था एक, उसमें दिखाया गया था कि भाई गांधी जी ने अपना जो हेड शेव करवाया था वो कब करवाया था? जब वो साउथ इंडिया में थे, मैसूर में थे, अपने ऑल इंडिया टूर के टाइम पे। क्वेश्चन था 4 Feb के पेपर में कि गांधी जी ने अपना हेड कब शेव करवाया था। डायरेक्ट क्वेश्चन। सर बहुत ही वेग है ना? वेग तो है, लेकिन वो कहा था इन रिपब्लिक डे परेड। समझ में आया? क्योंकि उस चीज को 100 साल पूरे हो गए थे, 1918 में ही वो मैसूर में वो काम हुआ था, तो परेड में दिखाया भी गया और एग्जाम में सवाल आ भी गया। दैट्स हाउ डायरेक्ट क्वेश्चन कैन कम। क्लियर? ठीक है, एंड देन जब हम किसकी बात करते हैं, ग्लोबल कल्चर और यूथ। ठीक है, तो भाई यूथ अडॉप्ट फॉर व्हाट? ग्लोबल फैशन, वैल्यूज और लाइफस्टाइल, भाई जिसके लिए बदनाम है हमारा जेन जी, है ना। ठीक है, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट ग्लोबल फैशन, देखो बैगी जीन्स जो आजकल लोग पहन रहे हैं, कहां से आया हुआ है? ग्लोबल फैशन। ठीक है, वैल्यूज, इंडिविजुअलिज्म, राइट, कि इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट को देता है प्रायोरिटी एज कंपेयर टू कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी एज अ होल, राइट।
तो ये सब कारणों से भाई अगर हम देखें इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया जो आपके हैं, ठीक है, दे आर प्लेइंग अ प्रोमिनेंट रोल इन क्रिएटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट ग्लोबल कल्चर इन एनी कंट्री इंक्लूडिंग इन इंडिया, राइट। फिर इसके बाद आता है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं इससे आपका, ठीक है, डीटेरिटोरियलाइजेशन ऑफ क्या हो रहा है, कल्चर का, कि जो कल्चर्स जिस प्लेस के लिए बने थे दे आर मूविंग बियॉन्ड इट, लाइक बॉलीवुड म्यूजिक, ठीक है, इन अफगानिस्तान दे एंजॉय बॉलीवुड म्यूजिक, समझ में आया। पाकिस्तान के वेडिंग्स में गाने कौन से बजते हैं आज भी, बॉलीवुड के, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इस टर्म को डीटेरिटोरियलाइजेशन ऑफ कल्चर। और इसमें भी किसका रहा कंट्रीब्यूशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट यहां पे दिया हुआ है, कोरियन ड्रामा, इंडियन म्यूजिक एंड डांस, ठीक है, एंड देन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड ग्लोबलाइजेशन। ना व्हाट डू यू थिंक, ग्लोबलाइजेशन के बढ़ने से लोकल पहचान जो हमारी है एज अ इंडियन, एज अ महाराष्ट्रियन, ठीक है, एज अ कोंकणी, एज अ हरिवाणवी, ठीक है, ये पहचान को लेकर डिमांड बढ़ेगी या कम होगी इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज, 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 डिक्रीज, व्हाई इंक्रीज, because we know many things as such and we can connect with the world. Even though we are adapting our ethnic value doesn't mean that we can't connect with the world, just like language politics. हाँ मैं ये पूछ रहा हूं, दिस लैंग्वेज रीजन पॉलिटिक्स बढ़ेगी इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन या कम होगी, सवाल ये है मेरा। Due to globalization, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वाई, बिकॉज प्रॉब्लम क्या बताए, ह्यूमन बीइंग के लिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंस है, हम वाली फीलिंग, वीनेस, ठीक है, और वो वीनेस क्या है, हमारा लोकल कल्चर। अब दिक्कत क्या हो रहा है, जितना ज्यादा हम ग्लोबलाइज हो रहे हैं, ठीक है, हम कहां अडेप्ट कर रहे हैं, विद ग्लोबल लैंग्वेज, ग्लोबल वैल्यूज, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही समाज में क्या होता है, क्रिएट रिएक्शन, ठीक है, कि वी आर लूजिंग आर व्हाट आइडेंटिटी, वी आर लूजिंग आर लैंग्वेज। अब ये होता क्यों है, रिएक्शन बताएं, बिकॉज सी इन दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन सम ग्रुप्स गेन्स while some others loses the game. तो जो लूज करती हैं गेम, दे असर्ट फॉर इट, दे असर्ट फॉर इट ना, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन उनके फेवर में है ही नहीं। दैट्स व्हाई दे स्टार्ट डिमांडिंग व्हाट, दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन देयर आइडेंटिटी, ठीक है ना। व्हाट डू यू थिंक, ये जो महाराष्ट्र में बार बार लैंग्वेज बेस्ड इशू बनते हैं, इसका वन ऑफ द मेन क्या रीजन है यहां पे, हाँ, नॉट लैंग्वेज, एग्रीकल्चरल क्राइसिस। कौन सा क्राइसिस, एग्रीकल्चरल क्राइसिस। दिक्कत ये हुआ कि भाई दिस वन विद द ग्रीन रेवोल्यूशन, स्टार्टिंग में तो बढ़ा यहां पे एग्रीकल्चर, बट ग्रेजुअली विदर्भ एंड मराठवाड़ा वहां पे नेगेटिव इंपैक्ट शुरू हुआ, कम हुआ एग्रीकल्चर, फार्मर्स ने सुसाइड करना स्टार्ट हो गए। तो अब यहां के नेटिव्स भी कहां ऐड ऑन हो रहे हैं, अर्बन एरिया से जॉब मार्केट के अंदर, बट जॉब मार्केट में ऑलरेडी कौन है, इमिग्रेंट जो बाहर से आए हुए हैं, राइट। तो अब इस पूरे प्रोसेस में लॉस में कौन हो गया, महाराष्ट्र के लोकल इमिग्रेंट्स या लोकल लोग। इसलिए वो किसका अडॉप्ट करते सहारा, हमेशा आइडेंटिटी। मराठा रिजर्वेशन द बेस्ट एग्जांपल, भाई मराठा जिनको डोमिनेंट कास्ट माना गया, वो आज क्या मांग रहे हैं बैठ के, रिजर्वेशन, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये जिस दौड़ में हम हैं, जिस ग्लोबलाइज्ड एरा में हम हैं, ठीक है, वो यहां पे किस में जा रहे हैं, इनटू लॉसेस, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे टेक अ सपोर्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, ठीक है। और सीधी सी बात है, अगर आपको अपना लॉयल वोट बैंक चाहिए, ठीक है, तो यू हैव टू क्रिएट सम काइंड ऑफ आइडेंटिटीज, यू हैव टू प्रमोट दोस काइंड ऑफ आइडेंटिटीज, ठीक है। अब तुम सब बन जाओ ग्लोबलाइज, तो मैं वोट कैसे मांगूंगा जाके,
तो मैं प्रमोट करूंगा किस चीज को, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां बन जाएंगी आपकी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ जिसमें डिस्कस किया हमने वो सारे टॉपिक्स जो लिंक्ड है विद द ग्लोबलाइजेशन। अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे विद द इंडिया की पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटी के बारे में। अबाउट व्हाट, पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटी, ठीक है, कि 1947 के बाद कौन कौन से पॉलिटिकल इवेंट्स हुए, कौन कौन सी पॉलिसीज इंडिया में अडॉप्ट की गई और फिर हम इवॉल्व होते होते आज यहां तक पहुंचे। समझा बात पूरा, ठीक है। सो डू रिवाइज फ्रॉम द पीडीएफ, और जो पहले वाले भी हुआ था उसको भी रिवाइज करो बिफोर वी शुड मूव कहां पे, टुवर्ड्स अ न्यू वन। क्लियर, चलो।